सो हेलो एंड वेलकम, I'm आदित्य सांगवान और आज हमारे साथ जो जेंटलमैन हैं, वो काफ़ी उन्होंने किताबें लिखी हैं मिलिट्री हिस्ट्री के ऊपर में और वो रिटायर्ड कर्नल हैं और एक हरियाणा लिट फेस्ट भी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था पिछले साल और साथ ही साथ में उन्होंने इसी के साथ में काफ़ी वॉर हिस्ट्री के बारे में, हरियाणा के बारे में, कल्चर के बारे में काफ़ी किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो हरियाणा को जो लोग समझते हैं कि हरियाणा कोई कल्चर नहीं है या फिर हमारा कल्चर सिर्फ़ एग्रीकल्चर है, उनके सारे प्रेजुडिस खत्म करने के लिए आज हम सर के साथ हैं। हैं सर? हरियाणा का कल्चर एग्रीकल्चर से आगे भी हमारा कुछ है या हमें पता ही नहीं है? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म वेलकम। Thank you. जी, First of all, I don't think there's anything wrong with the agriculture because you cannot sustain life without agriculture. नहीं ये तो बिल्कुल So every civilization would have started as a agrarian civilization. हुँ, हुँ। सो सर व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन हरियाणा? हरियाणा आपके लिए हरियाणा है क्या? क्या है हरियाणा आपके लिए? एक हरियाणा स्टेट और क्या? हरियाणा एक कल्चरल आइडेंटिटी है हुँ, अ, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉलिटिकल आइडेंटिटी इतना स्ट्रांगली नहीं बन पाई हुँ, हुँ, और किसी भी आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन होने के लिए स्टेट स्पॉन्सरशिप बहुत जरूरी होती है जो हमें नहीं मिली। हुँ, तो इसलिए शायद ये इतना विजिबल नहीं है। तो हरियाणा की जो कल्चर है वो अपने आप में एक यूनिक कल्चर है। आप पूरे अपने भारतवर्ष में घूम लीजिए, आपको ये जो एरिया है जिसको हम हरियाणा कहें और वो फैलता है दिल्ली के चारों तरफ, लगभग 200 किलोमीटर रफली आप बोल दीजिए कि अगर आप एक गोल दायरा निकालेंगे तो लगभग 200 किलोमीटर में जो एरिया आएगा उसको आप हरियाणा कह सकते हैं, हुँ, हुँ। जिसके अंदर सेंट्रल गैंजेटिक दोआब भी आएगा। अच्छा, जो 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 दोहा जैसे मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ तक का जो ओके, एरिया है उसकी भी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो हमसे अ, काफ़ी मेल खाती है। बहुत मेल खाती है। इनफैक्ट आप जैसे ही, अगर आप मान लो नॉर्थ से आ रहे हो, हुँ, हुँ, तो आप जैसे ही सतलुज को क्रॉस करोगे आपको एक चेंज दिखेगा, भाषा में चेंज दिखेगा, एरिया की लुक में चेंज दिखेगा। और अगर आप ट्रेवल कर रहे होते 1700 में या 1800 में तो आपको गांव के साइज में भी डिफरेंस मिलता। हुँ, अ, जो पंजाब के छोटे गांव थे उनके बजाय इधर के गांव आपको बड़े साइज के मिलेंगे। ओके, और जो क्लैन आधारित गांव तो आपको पंजाब की तरफ भी मिल जाएंगे, लेकिन गांव का साइज और उसके जो सोशल और पॉलिटिकल व्यवस्था है वो अलग मिलेगी। इसी तरह अगर आप राजस्थान की तरफ से आ रहे हो तो आप जब इस एरिया में प्रवेश करेंगे तो ढानियाँ खत्म हो जाएंगी। अच्छा, राजस्थान का एक बड़ा अ, गांव की जो उनका रूरल एरिया है उसका पहलू है ढानियाँ, जो छोटे हैमलेट्स होते हैं। हैमलेट्स, हुँ, यहाँ नहीं मिलेंगे। हुँ, हुँ, तो ये जो बड़े गांव हैं इनके पीछे ऐतिहासिक कारण है। हुँ, हुँ, ये ऐसे ही नहीं बन गए कि एक किसान जो है हरियाणा का वो 5-5 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर अपने खेत में जा रहा है रोजाना हुँ, हल चलाने, तो वो बेवकूफ नहीं है। वो एक ऐतिहासिक जो एवोल्यूशन हुई है, जो ऐतिहासिक कर्म चला है, उसका परिणाम है कि हमारे गांव बड़े हैं। क्यों? हुँ, हुँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे राजा महाराजा नहीं थे युद्ध लड़ने के लिए। ओके, हरियाणा के ये जो भी राजे रजवाड़े आजकल बहुत से लोग अपना लिखते हैं, 1765 का अगर आप हरियाणा उठाएं कोई राजा रजवाड़ा आपको नहीं मिलेगा इस हरियाणा में। यहाँ पे जो गांव थे वो किसान के, जो आप ट्राइब कह लीजिए, क्लैन कह लीजिए, उसका गोत कह लीजिए, उस पे बसते थे। हुँ, हुँ, और किसान सिर्फ एक जाति से नहीं था, कि भी आप ये नहीं कह सकते किसान जाति है। किसान आपको ब्राह्मणों के गांव मिल जाएंगे, अगर आप कारनाल के आसपास जाएं राजपूतों के गांव मिल जाएंगे, पूरा पौध में और कैथल एरिया में, और इवन मुस्लिम्स, यादव एंड ऑल। और लाइक आपको हुँ, अफगानों के गांव, उस समय में अफगानों के गांव बहुत मिल जाते,
जो अब नहीं है क्योंकि वो सन 47 में चले गए, और जाटों के जो सबसे बड़ा वर्ग है वो जाट है। तो इनके गांव गोत वगैरह पे आधारित मिलेंगे। चौहानों का, जैसे राजपूतों का गांव तो उसमें चौहान ही मिलेंगे, तंवर ही मिलेंगे। इनका ब्राह्मणों का है तो त्यागी या गौड़ ही मिलेंगे। जाटों का है तो भाई ये मान गोत्र का एरिया है, ये देश वालों का एरिया है, ये इस ढंग से। इसका एक कारण था, जो सुरक्षा और जिसको कहते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हम्म। सेफ्टी अगेंस्ट एग्रेसर, सिक्योरिटी अगेंस्ट हंगर, ओके। ये दोनों चीजें जो जिम्मेवारी थी, ये इस गांव का जो प्रधान समुदाय था उसकी थी। हम्म। जो बाकी आर्टिजन क्लासेस जिनको आप बोलेंगे या ट्रेडिंग क्लासेस बोलेंगे, वो ये उनको बुला के अपने पास रखते थे ओ। कि भी आप हमारे गांव में, तो हमारे गांव के ये पंडित जी का परिवार है, ये हमारे गांव के चमार का परिवार है, ये हमारे बनिया है। हम्म। तो ये उस जो बड़ा समूह था उसकी जिम्मेवारी थी, और दुश्मन से निपटना भी उसकी जिम्मेवारी थी। ओके। तो ये जो आज के दिन लोग कहते हैं मार्शल रेस थ्योरी वगैरह, ये तो फालतू बात है। फालतू बात नहीं है, क्योंकि ये लोग पहले से इनकी जिम्मेवारी रही है, ये मरते रहे हैं डिफेंस के लिए। आई मीन डिफेंस के लिए मरते रहे, ये बात आपकी ठीक है, पर जब आप मार्शल रेस कहते हो तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने स्टार्ट किया मार्शल रेस जस्ट टू डिफेंड देमसेल्व्स, कि यहाँ से हम रिक्रूट कर लें काफी लोगों को जो हमारे लिए वहां पे लड़ेंगे, और उनको फिर एक कम्युनिटी को मार्शल बोल दिया गया। सो ये मेरा ओपिनियन है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन मार्शल रेस, जैसे आप उसको बिल्कुल डिस्क्रेडिट कर रहे हैं? सी, आप कहीं पे भी, आप किसी जगह, अब आप मंगोलिया को उठा लीजिए। हम्म। चंगेज खान के टाइम में पूरी मंगोल सोसाइटी जो थी वो पैस्टोरल नहीं थी, यानी जो पशुपालक थे वो नहीं थे। ऑब्वियसली। लेकिन जो मंगोल साम्राज्य स्थापित किया है वो पशुपालकों ने किया है, जो उनके चंगेज खां के क्लैन और बाकी क्लैनों को जोड़ के। हम्म। अब हम ये कहें कि वो मार्शल हैं, एक ढंग से सही बात है, मार्शल है क्योंकि उन्होंने राज्य स्थापित किया। दूसरे ढंग से आप ये भी कह सकते हैं भी बाकियों को जरूरत ही नहीं पड़ी। यस। तो ये दोनों फैक्टर्स जुड़ के, अब जब बाबर सेंट्रल एशिया से आता है तो वहाँ के सब लोग नहीं आते, वहाँ के आर्टिसन नहीं आते हैं यहाँ पे। हम्म। बाबर के साथ सिर्फ उसके लड़ने वाले हैं, उसके अपने क्लैन के लोग आए, हम्म। सब नहीं आए। तो ये जो थे कि कुछेक के अंदर ये युद्ध में जाने का एक प्रथा थी, एक ट्रेडिशन थी, हम्म। जो अंग्रेजों ने एक्सप्लॉइट की। और उन्होंने इसको वो पूरी तरह समझ नहीं पाए हमारी व्यवस्था को, क्योंकि यूरोप में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो उन्होंने एक मार्शल रेस थ्योरी इसको नाम दे दी। एक्चुअली आप इसको कहें कि ट्रेडिशनल सोल्जरिंग की जो ओके। कंसेप्ट रहा है, जैसे अगर आप राजस्थान में जाएं तो कुछ क्लैन जिनको आप आज राजपूत के नाम से जानते हैं, उनके अंदर ये ट्रेडिशन थी। तो वहां का जो फार्मर है वो नहीं जाता था फौज में। पर आप जैसे कह रहे हैं वो वहां पे जो अपने एरिया में सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए वो अपने आप को आगे लेके आते थे जब उनकी कोई भी बात जिम्मेवारी होती होती थी। थी। ओके। जैसे मैंने बताया, वो गांव इस बात पे बसता था कि वो जिम्मेवारी लेते थे इन बाकियों की, कि आप आइए यहाँ पे अपना काम चलाइए। पहली चीज, हम आपकी सेफ्टी की जिम्मेवारी लेते हैं कि कोई भी बाहर से हमला वगैरह होगा तो हम हम्म। जब उसका मुकाबला करेंगे। और दूसरा, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी लेते थे, फूड सिक्योरिटी हम्म। की भी। एक हर एक आर्टिजन, जो भी डिपेंडेंट क्लास, आर्टिजन क्लास, जो भी आप उनको बोलें, सहयोगी क्लास में बोलूंगा उनको, हम्म। गांव में रहती थी। उनके प्रति किसान का एक जिम्मेवारी थी। वो जब उसकी फसल निकलती थी तो कुछ हिस्सा उसका, जो उसके साथ जुड़ा हुआ परिवार है, उस वो लेके जाया करता, जी। उसको दिया। उसके बदले में वो सर्विसेज देता था। हम्म। अब जैसे चमार है तो वो जूती बनवा के देगा उस परिवार को, या उसके जो हम्म। साटा या नारका, जो जिससे बैलों के जुए को बांधते थे, उन चीजों को वो बना के दे। लेकिन ये उसको देगा। और एम्प्लॉयमेंट म्यूचुअली थी कि भाई सबसे पहले ये उसको एम्प्लॉयमेंट देगा और वो इससे लेगा। बार्टर। नॉट बट इट वाज काइंड ऑफ अ म्यूचुअल डिपेंडेंसी। ओके। इट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया।
यू सी, ये जब हम कास्टिज्म की बात करते हैं और कास्टिज्म के इल इफेक्ट्स की बात करते हैं, हुँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हरियाणा में कास्ट नहीं थी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कास्ट डिफरेंशिएशन थी, वो मिनिमल थी। ओके। There's a huge difference between, say, the caste as it exists in Bihar, or say even in Maharashtra, or maybe in Tamil Nadu, and how it has existed in Haryana. हुँ, हुँ। Here, the it was considered a very bad thing if some artisan class family left a village. It was considered as a bad mark on the एंटायर विलेज। एंटायर विलेज मीन्स जिन्होंने वो गांव बसा रखा है। ओके। अब जैसे मान लो अगर कादियानों का गांव है और उसका मान लो चमार परिवार चला गया या दूसरा कोई सुनार परिवार चला गया, तो ये माना जाता था इनके अंदर ये गरीब हैं, ये अपने लोगों को रख नहीं सकते, इसलिए उनको छोड़ के जाना पड़ा है। अच्छा। ये जो चीज थी ना, ये जो मॉरल ऑब्लिगेशन वाली बात है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन जो कलेक्टिव मॉरल ऑब्लिगेशन था लार्जेस्ट कम्युनिटी का, वो आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ओके। सर जैसे आपने प्रिंसली स्टेट्स की बात की कि 1765 से पहले कोई स्टेट नहीं था हरियाणा में। तो जब हम काउ देखते हैं कि ईस्टर्न पंजाब का जो एरिया है उसको बाद में हरियाणा बनाया गया। उस वक़्त पहले अगर ब्रिटिश पंजाब की बात करें, तो ब्रिटिश पंजाब में जो स्टेट्स थी पटियाला, नाभा, जींद, जो फुल्कियान स्टेट्स और वो थी, वो तो पहले से थी 1765 से आई थिंक। तो जो बाद में जो स्टेट्स बनी छोटी-छोटी छोटी जैसे पटौदी, दुजाना और ये आपका लोहारू, तो इनके अंडर में भी एरिया थे काफ़ी जो पटियाला और नाभा और जींद। तो प्रिंसली स्टेट्स की क्या हिस्ट्री है हरियाणा में? बड़ी सैड सी हिस्ट्री है उनकी, कोई ऐसी विशेष याद करने वाला वो समय उनका नहीं था। अ, सन 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, वो एक तरह से दी मुगल पीरियड एंडेड कॉम्प्रिहेंसिवली इन 1761। हुँ, तिमरिद जो वंश था, जिसको आप लोग मुगल वंश कहते हैं, हुँ, हुँ, असली नाम उनका तिमरिद वंश था। तो तिमरिद वंश जो था तैमूर के नाम पे, उनका जो शासन था वो औरंगजेब के जाने के बाद जल्दी से खत्म होने लग गया था। नादिर शाह ने उसको एक बड़ा गहरा जख्म दिया और उसके बाद सन 1761 में वो खत्म ही हो हुँ, गया। उससे पहले बीच में अब्दाली ने उनको पंजाब मुल्तान से निकाल दिया था। इस समय में जो ये वैक्यूम क्रिएट हुआ सतलुज और यमुना के बीच में का जो ये एरिया था जिसको आज हम हरियाणा जानते हैं, ये था खालसा लैंड। ओके, खालसा लैंड। अब खालसा जो शब्द है ये पर्शियन भाषा का शब्द है। ओके। आज के दिन आपको जब कोई खालसा कहते हैं तो आपको सिख दिमाग में हाँ, आता हाँ। है। खालसा शब्द जो है ये पर्शियन भाषा का शब्द है और इसका मतलब है प्योर। ओके, प्योर। मुगल या तिमुरिद शासन में जब जिस जमीन जो बादशाह की खुद की जमीन होती थी, उसको खालसा लैंड कहते थे। ओह! जो डायरेक्ट उसकी होती थी। जो डायरेक्ट उसके जिसका पैदावार जिससे वो टैक्स लेता था, वो सीधा उसकी इनकम मानी जाती। हुँ, हुँ, तो वो खालसा एरिया होता था, उसका एक दीवान होता था बादशाह के दरबार में, जिसका काम ही सिर्फ उस जमीन की वो करना था। तो उसका पूरे भारत में फैली हुई थी, वैसे वो जमीन कई जगह पे थी, लेकिन उसका जो बड़ा हिस्सा था वो हुँ, हुँ। दिल्ली के आसपास था और ज्यादातर हरियाणा उसमें खालसा जो लैंड थी उसका हिस्सा होता था। तो इसका 1761 के बाद एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया ओके। और 1764 में जैन खान नाम का गवर्नर था, अहमद शाह अब्दाली का, सिरहिंद का, उसको सिखों ने हराया, मार दिया और उसके बाद ये फैल गए किस एरिया पूरे में? इस एरिया में, खास तौर पे नॉर्थ हरियाणा में फैल गए।
तो किसी ने 2 गाँव पकड़ लिए, किसी ने 4 गाँव पकड़ लिए, किसी ने 50 गाँव पकड़ लिए। ऐसे लगभग 63 इलाके इन्होंने अपने वहाँ पे बना लिए, हुँ, हुँ। जिन पे कोई शासन व्यवस्था नहीं थी, वो उसकी मर्ज़ी से चलता था। बस उसको ये था कि जब तुम्हारी फसल आती है तो मेरे को आधी दे देना। उसके बाद फिर आता है महादजी सिंधिया का पीरियड, तो वो सन 80-85 में शुरू करता है और इन सबको काबू कर लेता है। और फिर आता है जॉर्ज थॉमस, हुँ, हुँ। लगभग 1700 सर इनके पहली बार वो आता इनके है, बारे एक में मिनट लेट मी हाँ, फिनिश। 1787 में वो पहली बार हरियाणा में आता है, जब बेगम सुमरो उसको अपने प्रतिनिधि के तौर पे करनाल पानीपत एरिया में लगाती है। हुँ, हुँ। तो वहां से उसका सिखों के साथ संघर्ष शुरू होता है, और उसने लगभग इनको किनारे पे लगा दिया था। पटियाला वाला, सॉरी, ये जींद वाला अपना जींद शहर को छोड़ के जाके संगरूर में बैठ गया था, जॉर्ज थॉमस के ही डर से। पटियाला वाला भी उसको गिफ्ट विफ्ट दे के अपनी हुँ, जान हुँ। छुड़ाता था। तो ऐसा कोई विशेष राज इनका नहीं था। इनका तो जो भी राजकाज बना है वो 1803 के बाद बना है, जब अंग्रेज आ गए। और अंग्रेजों के साथ इन्होंने 1809 में संधि कर ली कि जी आप हमें प्रोटेक्ट कीजिए, और बदले में हम आपके वफादार रहें। इसी दौरान 1803 में दौलत राव सिंधिया को हराने के बाद जब अंग्रेजों को इस एरिया का चार्ज आ गया, अंग्रेज इस इलाके में आने का इंटरेस्ट नहीं था। तो उन्होंने इस ज़्यादातर इलाके को छोटे-छोटे इनमें नवाबों में और राजाओं में बाँट दिया। ओके। बहादुरगढ़ के नवाब बहादुरगढ़ को उसको बहादुरगढ़ दे दिया, दादरी दे दिया। झज्जर वाले नवाब को पूरा ये झज्जर, नारनौल, बावल ये इलाका दे दिया। महेंद्रगढ़ जिसे आप कहते हैं, कनौद नाम है उसका वैसे, वो दे दिया। बल्लभगढ़ में जो जाट राजा था उसको मान लिया गया, अच्छा तुम अपना काम चलाते रहो। दुजाना, पटौदी, लोहारू। लोहारू की इंटरेस्टिंग कहानी है कि असल में वो जो अहमद बख्श था वो इसका अलवर प्रधान अलवर वजीर था, अलवर अलवर का। के वकील थे, अलवर के राजा। हाँ, तो उसने वो अलवर के राजा का कोई इंटरेस्ट नहीं था लोहारू में, तो उसने कहा कि जी आप इनको दे दीजिए मेरे को। वो अंग्रेज लोहारू वाले को, उसको अलवर वाले को दे रहे थे, तो उसने कहा इसको दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है इसको दे दो। तो लोहारू का नवाब बन गया। बाद में वो अपने आप को बाबर का वंशज बताने लग गया। हुँ, ये हुँ, तो हुँ। खैर चलो, पार्ट ऑफ द स्टोरी। होता ही है, लोग हाँ, अपना हाँ, हाँ। कोशिश करते हैं अपने आप को अपने जगह से ऊंचा दिखाने की। तो इनका, अब जैसे इनमें से 1857 में बहुत बदली हुआ कि जो जिनको अंग्रेजों ने लगा कि इन्होंने हमारे से विद्रोह किया है, उनको उन्होंने हटा दिया। हुँ, हुँ। झज्जर के नवाब को फांसी दे दी, बल्लभगढ़ के राजा को फांसी दे दी, उनके वो राज भी छीन लिए, वो उनको मिला लिया। पटियाला और जींद वालों ने अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया था, तो उनको ये हिस्से उन्होंने इनाम के तौर पे दे दिए। हुँ। जैसे बावल नाभा वाले को दे दिया, दादरी जींद वाले को दे दिया, कनौड और नारनौल पटियाला वाले को दे दिया। सर सॉरी टू इंटरप्ट, मैं थोड़ा-सा पीछे जाना चाहूँगा 1780s और के आसपास में। आपने जब मर्सेनरीज़ की बात करी थी, जो बाहर से आए और यहाँ पे आके लड़े, तो वो जो एरा था वो मर्सेनरीज़ का आ रहा था, जस्ट लाइक यस। हॉलैंडर्स थे, अर्मेनियंस थे। और आपने जॉर्ज थॉमस की बात करी, ही वाज़ आल्सो मर्सेनरी फ्रॉम आयरलैंड, और वो पहला हरियाणा का पहला देसी राजा भी उसको सो कॉल्ड बोलते हैं। तो थोड़ा जॉर्ज थॉमस, बेगम शमरू और जेम्स स्कीनर, इन तीनों की क्या केमिस्ट्री थी, इसके ऊपर थोड़ा ब्रीफली बताएँ? एक्चुअली ये जो मर्सनरीज आने लगे थे, एक आर्कट का लड़ाई हुई थी, बड़ी छोटी सी कहाँ की लड़ाई सॉरी थी। सॉरी? आर्कट आर्कट, तमिलनाडु में है। ओके। तो वहां पे एक फ्रेंच प्लाटून थी, प्लाटून लगभग 50 एक व्यक्ति। उन्होंने वहां के जो आर्कट का नवाब था उसके लगभग बहुत बड़े, मतलब कहने को कोई कहता है 1 लाख थे, कोई कहता है 20,000 थे, पर जो भी थे काफी बड़ा, हुँ, हुँ। उसके बेटे के अधीन उसने भेजा था इनको फ्रेंच प्लाटून के खिलाफ। और लेकिन वो हार गए। ओके, तो उससे एक तरह से वो भारत के जितने भी राजा रजवाड़े थे, इनकी आंखें खुल गई कि ये क्या हुआ। अच्छा।
50-60 आदमियों ने इतने हजारों को हरा दिया, तो क्यों हरा दिया? तो उनको रियलाइज हुआ कि यार ये जो इनकी टैक्टिक्स है, जो यूरोपियन हैं, ये लाल कोट पहनते हैं और जी ये इस ढंग से ड्रिल करते हैं और ऐसे रहते हैं, ऐसे युद्ध करते हैं, ये है। तो भाई अगर तुम्हें जीतने वाली सेना बनानी है तो यूरोपियन को अपना सेनापति बनाओ। तो एक ट्रेंड चल पड़ा, एक फैशन चल पड़ा यूरोपियंस को अपने यहाँ पे सेना में अधिकारी लगाने। और अब आप आते हैं हरियाणा में। तो लगभग 1780 तक ये एरिया मराठों के हाथ में था, मतलब बड़ी ताकत भारत में मराठे थे। और पेशवा ने भारत को लगभग अपने अपने जो 5-6 उसके सरदार थे उनमें बांट रखा था। और जैसा मैंने बताया, हरियाणा खालसा लैंड थी, यानी बादशाह की जमीन थी। तो बादशाह ने अपनी जमीन के दीवानी का ठेका दे दिया था 1785 में सिंधिया को। ओके, मराठास के अंडर जो सिंधिया थे। वकील मुतालिक सिंधिया बन गया था भारत का, जो जिसका अगर आप हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करो तो डिक्टेटर ऑफ इंडिया की उपाधि उसको मिल गई थी। तो वो कागजों में वो नायब मुतलिक था पेशवा, लेकिन पेशवा तो कभी यहाँ आता ही नहीं था, तो इन रियलिटी सिंधिया। ठीक है। तो सिंधिया की जो फौज थी उसमें ज्यादातर जो ऑफिसर थे वो फ्रेंच थे। ओके। तो और उसके देखा देखी बाकी जो राजा थे, जैसे भरतपुर का राजा, उसके पास मेढक था ये, और सुमरो था। सुमरो पहले भरतपुर के राजा के यहाँ था, उससे पहले वो अवध के नवाब के पास रहता है, उससे पहले वो पटना में रहता है। तो ये लोग जो ये मर्सनरी थे, ये अपनी सर्विसेज जो जितना ज्यादा पे देगा उसके पास चले जाते थे। तो इसी दौरान ये जॉर्ज थॉमस भी आता है। जैसे सिंधिया का सबसे बड़ा जनरल था पेरों, इधर था मेढक, इसमें था भरतपुर में। सुमरो था, वो बादशाह के नीचे भी रहा कुछ दिन डायरेक्टली, लेकिन फिर अंग्रेजों ने उस पर दबाव डाला कि इसको हटाओ, तो वो हट गया, वो चला गया, वो भी भरतपुर के पास चला गया नौकरी करने। और ये जॉर्ज थॉमस था, ये आता है सुमरो मरने के बाद, जब उसकी बेगम ओके। राज कर रही है। तो उसने जिम्मेवारी ली थी कि वो जो नॉर्थ हरियाणा में मैं बता रहा हूँ, उस समय सिखों का प्रेशर आ रहा था, तो बादशाह की जो नॉर्थ हरियाणा वाली जमीनें थी उनको सिखों से बचाने की जिम्मेवारी सुमरो ने ली थी, बेगम ने। ठीक है। और उसने जो अपनी सेना थी वो जॉर्ज थॉमस के नेतृत्व में करनाल पानीपत इलाके में लगाई थी 1787 में। तब से जॉर्ज थॉमस हरियाणा में एक्टिव रहा है। उसके बाद वो जब बेगम से उसकी बात बिगड़ गई, तो वो अप्पा खांडेराव नाम के एक नाजिम था सिंधिया का, जिसकी जिम्मेवारी थी ये अपना हरियाणा का एरिया, कनौड में उस रहता था वो, उसकी राजधानी कनौड थी। तो उसने फिर जॉर्ज थॉमस को अपनी सेवा में ले लिया, और उसने जॉर्ज को झज्जर और बेरी की जो परगना थे, उन बेरी दुबलधन एक परगना था और झज्जर एक परगना था, ये दे दिए उसको अपनी सेना खड़ी करने। मतलब भी तुम अपनी फौज बनाओ वहां पे, उसका खाना पीना पे वगैरह के खर्चे के लिए ये 2 परगनों का जो भी लगान आता है वो तुम्हारा है, और इस पूरे एरिया को आप व्यवस्थित करो। तो इस कारण से फिर जॉर्ज थॉमस इस एरिया में आया। 1798 अप्पे खांडेराव मर गया, और उसका बेटा वामन राव वो उसकी जगह इस एरिया का नाजिम बन गया। वो बेवकूफ सा था, उसकी और इसकी जॉर्ज थॉमस की लड़ाई हो गई, तो जॉर्ज थॉमस ने विद्रोह कर दिया उसको, और खुद अपना इंडिपेंडेंट राजा बन गया। ओके। और जॉर्ज थॉमस जो था वो अच्छा आदमी था, बहादुर आदमी था, पर उसको एक ही काम आता था, लड़ना। अच्छा। लड़ना उसको बहुत अच्छा आता था। तो उसने एक तरह से वो बन गया दी गन्स फॉर हायर, ओके। के
अगर बीकानेर वाले को, उसको किसी ने कहा कि साहब पैसा चल रहा है, जरूरत है, पे देनी है, 2 महीने से एरियर में आ गई है, तो कहता है ठीक है बीकानेर वाले को बोलो पैसा भेजेगा। और बीकानेर वाले ने नहीं पैसा भेजा तो हमला कर दिया। अच्छा, इस अगली तरीके बार जरूरत पड़ी, जींद वाले को बोलो पैसा भेजेगा, नहीं भेजा तो उसको। तो अच्छा। वो इस ढंग से, तो ये सारे उसके दुश्मन बन गए। हुँ। इन सब के ऊपर था दौलत राव सिंधिया, हुँ। महादजी सिंधिया का बेटा। तो दौलत राव सिंधिया को इसमें पोटेंशियल दिखता था कि ये आदमी है, अगर ये तुम्हारे साथ आ जाए तो तुम्हें भी फायदा है। हुँ। तो उसने इसके सामने संधि का प्रस्ताव रखा हुँ। कि तुम मेरे नीचे काम करो और ये पूरा एरिया तुम्हारा। तो पेरों करके एक फ्रेंच, जो जैसे मैंने बताया कि सिंधिया का जनरल था, जो गंगा दोआब एरिया का इंचार्ज था, उसको बोला गया कि तुम इससे बातचीत करो। अब यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के उन दिनों में संबंध बहुत खराब थे, उनके युद्ध हॉस्टाइल चल थे, रहे हाँ। थे। और नेशनलिज्म बड़ा जोर पकड़े हुए था वहां पे उन दिनों में। तो वो जो फ्रेंच थे और इंग्लैंड वाले इंग्लिश लोग थे, वो आपस में एक दूसरे को दुश्मन मानते। हुँ। तो यहाँ पे पेरों जो था, उसका इसके साथ समझौता करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पेरों का बॉस दौलत राव सिंधिया तो चाहता था इसके साथ समझौता हो, लेकिन पेरों एज अ फ्रेंच मैन, हुँ। he was not interested in having an agreement with the British विद एन citizen. आयरिशमैन। ही वाज़ But हाँ, Ireland was part of Britain. हाँ, सॉर्ट ऑफ, हाँ। So he was in the French eyes, he was a British हुँ, हुँ। citizen. हुँ, हुँ। तो मेन कारण ये था, नहीं तो इनका समझौता हो जाता। तो बस उसके बाद इनका समझौता नहीं हुआ। सिंधिया ज्यादा ताकतवर था। युद्ध हुआ, वो युद्ध कई महीने चला। पहले जहाजगढ़ में होता है, पहली बार जॉर्ज थॉमस उनको पीछे हटा देता है, मराठा फौज को। दूसरी बार वो और ज्यादा, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं आसपास के, बीकानेर वाला भी फौज भेजता है, पटियाला वाला भी, ये सब हुँ। मराठों के साथ इकट्ठे हो जाते हैं और आखिर में उसको हरा देते हैं। स्किनर जो था, स्किनर का बाप था कॉकेशियन। कौन थे? कॉकेशियन, ओके। सेंट्रल यूरोप से। और उसकी माँ थी एक राजपूत? राजपूत लेडी, हाँ, हाँ। शायद कहीं बिहार या ईस्टर्न यूपी के राजपूत की बेटी थी वो। तो ये था, अंग्रेजों की नज़र में तो ये भारतीय था, हुँ। लेकिन ये अपने आप को कोशिश करता था अंग्रेज बनने की, लेकिन इसका रंग भी बेचारे का बहुत सांवला था, हाँ। पक्का रंग था। तो अब ये शुरुआत करता है सिंधिया के यहाँ सर्विस से। हुँ, हुँ। ये जाता है पेरों के पास, पेरों इसको अपनी फौज में ले लेता है और ये वहां से अपनी सर्विस शुरू करता है। और जॉर्ज थॉमस के साथ आखिरी जो युद्ध हुआ पेरों का, उसमें ये डी बॉयन का, उसमें ये सिंधिया की फौज का हिस्सा है। ओके। 1803 में जो सिंधिया का और अंग्रेजों का आखिरी युद्ध होता है, उसमें ये सिंधिया ने सारे फ्रेंच ऑफिसर्स को और स्किनर को डिसमिस कर दिया था अपनी सर्विस से, क्योंकि उसको ये खतरा था कि ये लोग अंग्रेजों से मिले हुए। ओह! लेकिन स्किनर ऐसा नहीं था। तो जब उसके सिंधिया ने उसको अपनी सर्विस से डिसमिस कर दिया और वो उसके बाद अंग्रेजों के पास सर्विस लेने जाता है, तो उसने एक कंडीशन रखी कि भाई मैं सिंधिया के खिलाफ नहीं लड़ूंगा, अच्छा, और ना ही कभी स्किनर सिंधिया के खिलाफ लड़ा। लड़ा। तो ये एक स्किनर के कैरेक्टर की बहुत अच्छी बात आप मानो। तो उसके बाद स्किनर ने देखा कि ये जो जॉर्ज थॉमस को हरा दिया है और जॉर्ज थॉमस यहाँ से चला गया है, तो ये पूरा एरिया, हासी हिसार, ये एरिया अब खाली है। तो उसने अंग्रेजों को बोला कि जी अगर आप मेरे को, जो मैं उनको युद्ध की सर्विस ये दे रहा था, स्किनर्स हॉर्स इसने खड़ा कर रखा था, उसके पेमेंट के तौर पे मेरे को ये जमीन दे दो। अच्छा। तो इस ढंग से उसने शुरुआत की अपनी जागीर की, और धीरे धीरे वो जागीर ना सिर्फ हांसी के आसपास थी, भटगांव जो था सोनीपत के पास, वो भी उसके पास आ गया था।
और कुछ उधर कोयल नाम की जगह है अलीगढ़ के पास, वहाँ भी उसकी जागीर थी। तो इस तरह से वो फिर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया था। ब्रिटिश के। हाँ, हम्म 19वीं सदी के शुरू के दशकों में। हम्म बेगम सुमरो जो थी वो थी एक नाचने वाली की बेटी थी। हाइट भी उसकी बहुत कम थी, लगभग 4.5 1 फीट की हाइट थी, लेकिन विल पावर बहुत थी। अच्छा। तो हाँ, वो लगभग 16-17 साल की ही थी जब उसका ये इसको सुमरो को कहीं उस वो नाच में पसंद आ गई और इसने उसको अपने घर ले लिया। कोई शादी वादी का रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो इतनी इन्फ्लुएंशियल हो गई कि जो उसकी असली बेगम थी उससे ज्यादा इसकी चलने लगी। अच्छा। और जब सुमरो मरा तो उसके बाद उसका जो बेटा था उस बेगम से, सीनियर बेगम से, वो उत्तराधिकारी बना। अब आप देखो कि ये मर्सनरी की फौज थी, हम्म इनका काम था अपनी सर्विस बेचना, हम्म, इनका कोई पक्का ठिकाना नहीं था। तो इन्होंने देखा कि ये जो लड़का है इसका बेगम से, ये काम करने वाला बंदा नहीं है, ये तो आराम से लेटा रहता है सारे दिन, अफीम अपने खा के खुश रहता है। तो उन्होंने कहा भाई ये नहीं चाहिए, हमारे को ये चाहिए। तो उन्होंने एक तरह से बेगम सुमरो को अपना लीडर जबरदस्ती अच्छा, बनाया। घोषित कर दिया उन्होंने। और फिर इसने, तेज तो थी ये, इंटेलिजेंट थी, हर एक अपॉर्चुनिटी का इसने फायदा उठाती रही। सरधना में जो इसके पति को जागीर मिली थी इसने उसको और बढ़ाया। हम्म ये जो गुड़गांव के पास बादशाहपुर झाड़सा इलाका है, ये भी इसकी जागीर में था। एक समय में झज्जर भी इसके पास था, वहां से फिर जॉर्ज थॉमस ने इसको भगा दिया था। पर ये लगभग 1845 या 47 में मरी, 80 साल से ज्यादा की उम्र हाँ, हो इस गई थी। इसी के आसपास। और जब ये मरी तो इसका जो पूरे एसेट थे वो करोड़ों में थे। कुछ 55 करोड़ रुपए बताते हैं तब के। हाँ। तो और ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जैसे दिल्ली चांदनी चौक में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग वगैरह है, हम्म। या सरधाना में है इसका महल वगैरह, तो सर, काफी। एक चीज जो इससे थोड़ा हम आगे आते हैं 1857 में। 1857 की जो म्यूटनी हुई, जो रिवोल्ट हुआ, उसमें केसी यादव जी जो थे, जो रेनाउंड हिस्टोरियन थे हरियाणा के, इतना काम उन्होंने किया। उन्होंने कहा, वो क्लेम करते हैं कि वो म्यूटनी अंबाला से शुरू हुई थी, ना कि मेरठ से। मई 10 को मॉर्निंग में वो म्यूटनी अंबाला से शुरू हो गई थी, 8 घंटे पहले, रादर देन जब वो आपकी मेरठ से स्टार्ट होती है। तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है, और 1857 में हरियाणा का क्या रोल रहा? देखो भाई, यादव जी तो अभी स्वर्गवासी हैं, बड़े विद्वान थे, तो मैं उनके कही हुई बात पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। हम्म जहां तक ये बात है कि कहाँ से विद्रोह शुरू हुआ, अगर आप मान भी लें कि अंबाला में वो विद्रोह पहले दिन शुरू हो गया, विद्रोह करने वाले कौन थे? अंबाला में कोई हरियाणा का सिपाही तो नहीं था। बंगाल इन्फेंट्री। 60th इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, कौन थे उसमें? अवध के हिंदू थे। हम्म तो फिर वो आपने अगर ये कह भी दें कि चलो अंबाला में तो भी विद्रोह तो उन अवध के बाहर के लोगों ने किया। उन्होंने किया था। हम्म। तो मैं आपको ये बातें, दिस इज स्प्लिटिंग द हेयर, इनका कोई विशेष महत्व नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात मैं आपको 1857 के बारे में 3 घटनाएं बताता हूँ। हम्म इसकी पॉलिटिक्स में, इसके बाकी जो बातें हैं उनमें मैं नहीं जाना चाहता, हम्म क्योंकि बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं दोनों साइड में। पहली बात तो विद्रोह के अंदर हरियाणवीज का रोल। हम्म एक यूनिट थी थर्ड बंगाल लाइट कैवेलरी। ठीक है। थोड़ा मैं इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। ये यूनिट जो थी, जब ये शुरू में खड़ी हुई तो ज्यादातर इसके अंदर जो अ, आते थे भर्ती होके वो थे अवध से और गंगा दोआब से। लेकिन समय के साथ साथ इसका जो रिक्रूटमेंट पैटर्न था वो चेंज हो गया, और 1857 में इसके अंदर 56%
मोटे तौर पे मुस्लिम थे और 44% हिंदू थे। ये 56% मुस्लिम जो थे ज्यादातर रांगड़ थे, अच्छा। हरियाणा के। मैं आपको एक बार रोकना चाहूँगी, रांगड़ होते क्या हैं, मुस्लिम रांगड़? रांगड़ जो थे वो हैं जो राजपूत कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम को समय के साथ साथ। जैसे सबसे पहले मंधार कन्वर्ट हुए थे जो कैथल के आसपास रहते थे, उसके बाद कुछ और भी। तो हुँ, हुँ। उनको जो हिंदू राजपूत थे उन्होंने फिर उनको रांगड़ नाम दे दिया था। अच्छा, जो तो फिर जो भी, राजपूत जो कन्वर्ट हो गए मुस्लिम में हाँ, से तो पहले। उसके बाद जो भी राजपूत कन्वर्ट हुआ और मुस्लिम बन गया, हरियाणा में उसको रांगड़ कहते थे। अच्छा, ऐसा ऐसा भी है क्या कि जैसे काफ़ी बार चर्चा होती है कि वो उनकी मदर राजपूत होती थी या फादर मुस्लिम या फादर राजपूत या मदर मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, पूरा वो जो पूरे का पूरा वो जो खाप थी हुँ, हुँ। वो उसने अपना धर्म बदला है हुँ, और हुँ। इस रंग से वो बने। तो मंधार थे, हुँ, हुँ। जोया मिल जाएंगे आपको, जो चौहान मिल जाएंगे, जी, जी, आप कैवेलरी के बारे में बता रहे थे। भाटी मिल जाएंगे, तो हुँ, वो सब रंगड़ कहलाते हैं मोटे तौर पे। हुँ, हुँ। तो बहुत बड़े अच्छे कैवलरी के सैनिक रहे हैं वो ऐतिहासिक तौर पे। तो ज्यादातर इसमें थर्ड बंगाल लाइट कैवलरी में रांगड़ थे और वो भी रोहतक कलानौर हुँ, हुँ। इस एरिया के। जो 44% हिंदू थे उनमें दो जातियां थी प्रमुख तौर पे, जाट और राजपूत। हुँ, हुँ। राजपूत जो थे वो ज्यादातर नॉर्थ हरियाणा और गंगा दोआब से थे। जाट भी इसी तरह गंगा दोआब यानी अलीगढ़ के आसपास के एरिया के और रोहतक के एरिया के थे। ये यूनिट विद्रोह करती है 10 तारीख को मेरठ में। ठीक है। बातें पहले ही शुरू हो गई थी, इनके 64 इनके सवारों ने पहले ही वो रिफ्यूज कर दिया था। 21 अप्रैल को उनको सजा हो गई थी जब उन्होंने आदेश मानने से मना कर दिया था। पर वो बात चलते चलते आके और 10 मई को विस्फोट होता है और ये पूरी यूनिट विद्रोह कर देती है। 11 मई को यही यूनिट है जो दिल्ली आती। ठीक है। दिल्ली आके यही है जो जो दिल्ली में 3 यूनिटें थी उनको विद्रोह के लिए उकसाती है, उनको शामिल करती है। यहाँ तक कि लाल किले में जाती है और वहाँ जो बादशाह जो था उसने अपना जो उनका हाउस होल्ड का इंचार्ज था उसको भेजते हैं कि भी उनको जाके बोलो मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तुम्हारा नेतृत्व नहीं कर सकता। हुँ। तो ये उसको जवाब देते हैं बादशाह को बोलो हिंदुस्तान जीतेंगे हम, घबराए नहीं, वो आ जाए। हाँ, ये रिकॉर्डेड है। ये रिकॉर्डेड है, जो हुँ। अंग्रेज जासूस ने ये अपने रिपोर्ट में बताया है उनको अच्छा। कि ये थर्ड कैवलरी है जिसने बादशाह को मजबूर किया है नेतृत्व करने। 12 तारीख को बिजवासन में वो अंग्रेजों से युद्ध करते हैं। 13 तारीख को गुड़गांव में जो अंग्रेजों का डीसी और उसका महकमा था उसको यहाँ से भगाते हैं। हुँ। उसके बाद दिल्ली में जो सितंबर तक लड़ाई चलती है उसमें हिस्सा लेते हैं। और आखिरी जो इनका रिकॉर्ड मिलता है वो है एक खड़ी नदी नाम की जगह है इधर गंगा दोआब में ही, वहां पे ये 31 मार्च 1858। हुँ, हुँ। दूसरा जिसका मैं जिक्र करूंगा वो है जोधपुर लीजन। ठीक है। अब कहने को जोधपुर लीजन तो आप सोचोगे जोधपुर के लोग, जोधपुर लीजन में कोई राजस्थान का नहीं था। जोधपुर लीजन जो थी वो अंग्रेजों की खड़ी की हुई फौज थी जिसकी पेमेंट जोधपुर के राजा करते थे। आरनपुरा नाम की एक जगह है पाली के पास, राजस्थान में पाली नाम का शहर है उसके पास हाँ, हाँ। आरनपुरा है। आरनपुरा इनकी कैंटोनमेंट होती थी। इसके अंदर जो इन्फेंट्री सोल्जर थे वो ज्यादातर अवध से थे, हुँ, हुँ। कैवलरी वाले ज्यादातर हरियाणा से थे। ठीक है। ये यूनिट वहां पे विद्रोह करती है अगस्त में। हुँ। और वहां के 2-3 जो लोकल राजपूत सरदार थे वो भी इनके साथ मिल जाते हैं और फिर ये वहां से अक्टूबर में चलते हैं। हुँ, हुँ। अब आप इसकी क्रोनोलॉजी देखिए। सितंबर में दिल्ली की लड़ाई खत्म हो चुकी है, अंग्रेज जीत चुका है दिल्ली को। हरियाणा भी अक्टूबर तक लगभग उनके कंट्रोल में आ चुका है।
अ, ऐसे समय में ये लोग आ रहे हैं दिल्ली के। ये अपने आप को इन्होंने नाम दे दिया था फौजे शहीदा, अच्छा, शहीदों की फौज, फौजे शहीदा। और इनके जो ग्रुप का नेतृत्व कर रहा था वो था, उसका नाम था मेहरबान सिंह, ओके। जो राजपूत था अवध का। हुँ। और जैसा मैंने बताया कैवलरी वाला जो हिस्सा था वो यहाँ के अपने हरियाणा के थे। और ये लोग आके बढ़ते बढ़ते आते हैं, तो वो जो शुरू में 5 राजपूत ठिकानेदार थे आसपास के जो इनके साथ मिले थे, उनमें से बाकी हट जाते हैं, 2 इनके साथ आते हैं। हुँ। और इधर आके कनौज में उस समय एक झज्जर के जो नवाब का ससुर था जिसका नाम था अब्दुल समद खान, वो दिल्ली की हार के बाद आ गया वापस। और नवाब ने और उसने प्लान बनाया कि भाई अब तो ये अंग्रेज ही जीतेंगे, तो ऐसा करो कि हम में से एक ब्लेम ले ले ताकि दूसरा बच जाए। तो वो ससुर कहता है कि ब्लेम मेरे ऊपर आ जाएगा, तुम बोल देना कि भाई सारा करा धरा उसी का था, मैं तो मजबूर था उसके हाथों। हुँ। और ये करके नवाब तो सरेंडर कर देता है अंग्रेजों को, और ये चला जाता है कनौज की तरफ। और यहाँ पे ये नवंबर के शुरू में उधर से आते हैं वो जोधपुर लीजन वाले। समद खान जो है वो कनौज में है। उधर से वो 2 ठाकुर साहब भी उनके साथ आ रहे हैं, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और नागनौल का युद्ध होता जो है नस अंग्रेजों के। बैटल ऑफ नसीबपुर जिसे बोलते हैं? कुछ लोग उसको बैटल ऑफ नसीबपुर कहते हैं, लेकिन असली जो इनका डिफेंस था वो नारनौल शहर पे आधारित था। नसीबपुर के अंदर इनका एक आउटपोस्ट था, हुँ। क्योंकि भाई जासूस तो इनके भी थे जो बता रहे थे अंग्रेज आज वहाँ है आज वहाँ है, तो इनको पता था कि पहले दिन अंग्रेज जो हैं वो कनौज में हैं और अगले दिन आएंगे तो इसी रास्ते से आएंगे। गलती क्या हो जाती है कि वो इन्होंने सोचा, इन्होंने अंदाजा लगाया था वो लगभग इस समय यहाँ पहुंचेंगे, अंग्रेज हो जाते हैं लेट। उनकी जो गन थी वो रेत में फंसने लग गई थी, तो वो हुँ। समय लग रहा था। और ये सोचते हैं कि वो तो कहीं रुक गए हैं, और ये जो उस आउटपोस्ट वाले हैं ये आ जाते हैं खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए वापस। अच्छा। और इस दौरान जब तब तक वो अंग्रेज उस जगह पहुंच जाते हैं, तो जब ये वापस पहुंचते हैं तो इनकी अचानक से भिड़ंत होती है। उस अचानक से भिड़ंत में वो जैसा आमतौर पे लड़ाई में होता है, कभी इसका पलटा कभी उसका पलटा, ऐसा कुछ चलता है, लेकिन 2-3 घंटे में ही अंग्रेज उस जगह को काबू कर लेते हैं और इनको पीछे धका देते हैं। उसके बाद वो अंग्रेज आगे बढ़ते हैं, ये उनका रेजिस्टेंस करते हैं। शाम होने तक अंग्रेज जो थे वो नारनौल शहर में दाखिल हो जाते हैं। रात को भी लड़ाई चलती है। अगले दिन जब वो उठते हैं तो नारनौल खाली है। अच्छा। तो अंग्रेज देखते हैं कि नारनौल खाली है। तो ये जितने भी विद्रोही थे ये सब अपना वो उस जगह से, यहाँ से वो फाइनली अपने अपने रास्ते चल जाते। ओके। अब इसके अंदर जो जोधपुर लेजन का जो इन्फेंट्री एलिमेंट है उसके बारे में रिकॉर्ड है कि वो यहाँ से निकल जाता है और जमुना पार कर जाता है। हुँ। जो कैवलरी एलिमेंट है जो ज़्यादातर हरियाणा से था, वो डिस्पर्स होकर अपने अपने गांव वगैरह में चले जाते हैं। उनमें से बाद में कुछ एक को लोग ये अंग्रेज पकड़ के फांसी वगैरह भी देते हैं, वो सारा रिकॉर्ड। अब्दुल समद खान जो था नवाब का ससुर, वो यहाँ से निकल के जाता है, वो भी जमुना पार कर जाता है। और वो आखिर में जाके बरेली में नवाब से मिलता है, और उसके बाद उसका रिकॉर्ड मिलना बंद हो जाता है कि वो अच्छा, कहाँ अच्छा। गया। तो ओके। उस समय के बहुत से विद्रोही जो तराई में जाके छुप गए थे हुँ। वो वहां पे मरे, तो हो सकता है वो भी वहां मर गए। ये दूसरा जो मैं आपको बताता हूँ जो ऐतिहासिक तौर पे जिसका रिकॉर्ड है। अब बाकी तो हर एक की अपनी कहानी होती है, कोई कुछ भी बना। तीसरा है बलाह नाम का गांव, हुँ। जो करनाल के पास है। मान गोत का गांव है ये। और इन्होंने डिसाइड किया कि ये विद्रोह करेंगे। विद्रोह किया इन्होंने, और
बड़ा स्ट्रॉन्ग मुकाबला करते हैं। एक बार तो अंग्रेज़ों को इन्होंने हरा दिया था, दूसरी बार वो थोड़ी और बड़ी संख्या में आए। तो और भी किस्से तो बहुत हैं, उड़ान वगैरह के जो जी। सर, हांसी के आसपास युद्ध हुए, पर वो समय लग जाएगा। जैसे आपने करनाल साइड की बात करी, वहाँ पे मैं थोड़ा-सा इससे पीछे जाऊँगा औरंगज़ेब के टाइम में। कुशाल सिंह दहिया एक हुए हैं, कुशाल सिंह दहिया और गुरु तेग बहादुर का क्या किस्सा है? क्या कैसे वो एक-दूसरे से रिलेटेड है? सिख हिस्टोरियन इस बात को नहीं मानते। हुँ, ये जो इंस्टांस लोग बताते हैं, अभी कुछ दिन पहले शायद हरियाणा के सीएम ने उनका बुत को भी अनावरण किया है, हुँ। लेकिन सिख हिस्टोरियन इस बात को सही नहीं मानते। तो जो भी है मुझे नहीं पता। अच्छा, तो आप डोगरा रेजिमेंट में रहे थे, डोगरा रेजिमेंट के बारे में थोड़ा बताइए? डोगरा रेजिमेंट बेसिकली हमारे ट्रूप्स आते हैं हिमाचल और जम्मू से। हुँ, हुँ। और डोगरा एज अ कॉम कहो या कम्युनिटी कहो, ये बड़ा एक एनर्जेटिक लोग हैं। हुँ, हुँ। अ, थोड़ा सा अगर आप इनके कैरेक्टर की बात करो तो शाही होते हैं, ज़्यादा जल्दी खुलते नहीं हैं, हुँ, हुँ। बड़े मधुर भाषी होते हैं, भाषा बहुत मधुर है। जैसे अगर आप हरियाणी से कंपेयर करो तो बिल्कुल उलट हरियाणवी से है। कंपेयर करने के बाद तो सारे मृदुभाषी नज़र आते हैं। तो बहुत, लेकिन अगर आप इनके सैनिक कारनामे देखो तो महाराजा गुलाब सिंह जो डोगरा शासक था जेएनके का, उसने होटन जो आज के दिन चाइना में है उसको भी कैप्चर कर लिया था। जोरावर सिंह जो है, जनरल जोरावर सिंह, वो तिब्बत में जो भारतीय सेना जब एक ही बार गई है, वो मतलब अगर भारत के लोगों की सेना का हुआ तो वो जोरावर सिंह की थी। तो बड़ा जैसे शानदार इतिहास है। डॉक्टर करण सिंह जी हैं, महाराजा हरि सिंह जी के जो बेटे हैं, हाँ, कश्मीर से, वो भी डोगरा हैं, तो वो भी बोल रहे थे कि आई एम नॉट कश्मीरी, आई एम डोगरा एंड हाँ, वी आर प्राउड ऑन आवर हाँ, कल्चर एंड हेरिटेज। वो डोगरा डिनेस्टी है। वो जी, कश्मीरी डिनेस्टी नहीं है, वो हाँ। डोगरा डिनेस्टी। दूसरा मेरा एक ये है कि पहले वर्ल्ड वॉर में हरियाणा का क्या रोल है? अ, कि यहाँ से जो लोग गए थे वहाँ पर ब्रिटिश फोर्सेस की तरफ से लड़ने के लिए। ये किताब जो है ना, अच्छा, ये आपने ये पूरी उसके उसके एक लड़ाई की है, जो बदलू रिसालदार सिंह हैं उनके बारे में। उनका इसमें है। हाँ, अच्छा, अच्छा, तो उन्हीं से स्टार्ट करते हैं फिर। चलो बात तो हम जैसे यूरोप की भी कर सकते हैं। हुँ, जैसे हुँ। हरियाणा से जो लोग उस टाइम भर्ती हुए थे वो यूरोप में भी लड़े हैं। हुँ, हुँ। लेकिन ये किताब रखिए, चलो इसकी बात करते हैं। बदलू सिंह जी का आपने नाम लिया। ऑटोमन तुर्क जो हाँ। राजा थे उनको ऑटोमन अंपायर कहते हैं। ऑटोमन अंपायर काफी बड़ा अंपायर था। लगभग 650 साल तक उनका ना सिर्फ टर्की पे, बल्कि जो आज के दिन जो मिडिल ईस्ट है, जिसके अंदर आप सीरिया, इराक, फलस्तीन, इसराइल, सऊदी अरेबिया, हुँ, हुँ। इसको भी शामिल करो, इस सब के ऊपर ऑटोमन राज्य था। हुँ, हुँ। और जब प्रथम महायुद्ध शुरू होता है तो उनके राज्य को इस एरिया में चलते हुए 650 साल हो चुके हैं। साढ़े छः सदियां बीत चुकी थी उनके राज्य। हुँ। तो प्रथम महायुद्ध में ऑटोमन अंपायर ने जर्मनी का सहयोग किया। तो इस कारण से उनका युद्ध हो गया। अब उनका ब्रिटेन और बाकियों से युद्ध हो गया। हम ब्रिटेन के एम्पायर का हिस्सा थे, तो हमारी जो सेना थी वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रही थी। उनकी कहने को इंडियन आर्मी थी, पर उनकी तरफ से थे, उनकी खड़ी की हुई सेना थी। तो जो फलस्तीन, जिसको उस समय फलस्तीन कहते थे, आज के दिन इसराइल एंड फलस्तीन कहते हैं, इस पे जो युद्ध होता है और यहाँ से जो ऑटोमन अंपायर को हराने वाली फौज थी, वो लगभग इंडियन फौज ही थी, क्योंकि उसमें अंग्रेज कुछ ही थे, ज्यादातर हिंदुस्तानी थे। और
सब धर्मों के थे। काफ़ी बड़ा उसका हिस्सा, लगभग 40% के आसपास पठान, रंगहड़ और अपने ये जो बरहा मुस्लिम, इनका था। तो ये उस युद्ध में लड़ते हैं। उसमें हरियाणा का जहाँ तक सवाल है, उस 80% में से 40%, लगभग आधा जो हिस्सा था वो हरियाणवी थे। अच्छा। दूसरे शब्दों में वहाँ पे जो सबसे बड़ा ग्रुप जो था फ़लस्तीन में, जो 1916 से 1919 के बीच में लड़ा और जिसने वहाँ पे ऑटोमन और जर्मन सेनाओं को हराया, उसका सबसे बड़ा ग्रुप हरियाणा। उसमें से एक यूनिट थी इनकी बदलू सिंह की, जिसका नाम था 14th मुरेज जाट लांसर्स। ओके। मुरे जो थे वो कैप्टन मुरे, जिन्होंने इस यूनिट को खड़ा किया था, तो उनके नाम पे, क्योंकि ये सिर्फ जाटों की यूनिट थी तो इसको जाट लांसर्स कहते थे। ये उस समय की कैवलरी की सबसे बड़ी यूनिट थी। बाकी कैवलरी यूनिटों में लगभग 550 सवार होते थे, इसके अंदर लगभग 850 सवार थे। तो इसके जो मेन यूनिट थी वो तो इराक में थी, लेकिन इसके 2 स्क्वाड्रन, एक यूरोप भी भेजा गया था और एक था यहाँ पे, एक दूसरी यूनिट जिसका नाम है 29 डेक्कन हॉर्स, उसके साथ जुड़ा हुआ था। और उस स्क्वाड्रन में थे बदलूस। और 23 सितंबर को इनको जिम्मेवारी दी गई थी। जॉर्डन नदी जो है, जी। जॉर्डन नदी एक छोटी सी नदी है, नहीं, छोटी ज्यादा गहरी नदी नहीं है, लंबी तो बहुत है वो नदी। लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसके जो किनारे हैं वो बड़े सीधे हैं और गहरे हैं। तो उसको क्रॉस करने में पानी की दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि उन जो उसके जो, क्या कहोगे आप, बैंक्स, जो सी जो किनारे हैं, हाँ। उनके अंदर जो आने जाने के रास्ते हैं, आप उन्हीं से जा सकते हो। तो उनमें से एक जो था ऐसा रास्ता, उसको कंट्रोल करने की जिम्मेवारी इनके स्क्वाड्रन को दी गई, क्योंकि वहां से टर्की की सेना का एक बड़ा अंग वहां से निकल रहा था और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वो निकले, क्योंकि निकल गए तो वो दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे, फिर से लड़ेंगे। तो वो चाहते थे ये टुकड़ों में बट जाए, तो इसलिए इसको यहाँ पे रोका जाए। वो जिम्मेवारी इनको दी गई थी। तो उसमें टर्की वालों ने उस जो क्रॉसिंग थी, जो उसको कवर करते हुए अपना एक दस्ता लगा रखा। तो उस दस्ते के ऊपर हमला जो किया इन्होंने, इनके नेतृत्व में, उसमें इनकी शहादत हुई। तो उसके कारण इनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। दिया। 23 सितंबर 1958। कितने लोग होंगे हरियाणा से जो लड़ने खे गए? अल समरिया अच्छा। नाम की जगह है। अच्छा, वो वाली जगह। अच्छा, इन सोल्जर्स के नाम पे वहां पे गांव भी है शायद इजराइल में। वो दूसरा है, वो इससे रिलेटेड नहीं है। वो था एक इसकी राजपूताना राइफल्स की एक यूनिट है, जिसके अंदर ज्यादातर जाट थे। वो शुरू में जो हमला हुआ था 16-17 सितंबर को, तो उसमें जो शुरू वाले डिफेंसेस को क्रॉस किया था, उसमें वो बहुत सारे लोग एक जगह पे जो उन्होंने किया था, टर्किश ने और जर्मन्स ने उसका बहुत स्ट्रांगली वहां विरोध किया था, तो बहुत सारे सैनिक वहां मरे थे। तो उस जगह को बाद में उनके ऑनर में वो गांव का नाम जो था वो जाट रख दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट फोक लोर्स भी हैं, कुछ गाने भी होते थे कि कुछ समुंदर का पानी ताता है, ऐसा हाँ कुछ। हाँ, वो क्या है, वो आप बताइए थोड़ा उसके बारे में। एक्चुअली आप हरियाणा की फोकलोर देखो ना, तो उसके अंदर दो ही चीजें आपको मिलेंगी, किसानी और हाँ। सैन्य। हाँ। सारे जो गीत हैं वो आपको इधर उधर ही इनके साथ ही मिलेंगे। ये तो ब्याह का गीत है, जब लड़की बान बैठती है, ताता पानी है समुद्रा का, बेटी नाइयो है, उसके बाद उसके पिता का नाम जोड़ देते हैं, अगली बार उसके ताऊ का नाम जोड़ देते हैं, उसके बाद दादा का नाम जोड़ देते हैं, ऐसे। तो वो अब किसी को ये सोचने का विचार आना चाहिए कि भाई एक ऐसी जगह है जो समुद्रों से हजारों किलोमीटर दूर है, वहां की औरतों को कैसे पता कि समुद्र का पानी गर्म होता है। एक्चुअली जो
सी में नहीं गया है, समुद्र में अंदर तक नहीं गया, उसको नहीं पता लगेगा कि समुद्र का पानी गर्म होता है। समुद्र का पानी ठंडा नहीं होता नहीं, ऊपर। पर उसमें भी ये 2 चीज़ें हैं कि समुद्र का पानी गर्म सिर्फ़ इंडियन ओशियन में है, आर्कटिक में तो ठंडा है वो। तो पर इनके जहाज तो यहीं से जाते थे। हाँ, तो सिर्फ़ ये वाला पार्ट है उसका पानी गर्म है। तो ये लोग तो हाँ। यहीं से सुएज की तरफ हाँ, जाते हाँ, हैं, हाँ। इजिप्ट की तरफ जाते हैं, मिस्र हाँ, की। हाँ। या दूसरा आप वो मेहर सिंह की बड़ी फेमस रागनी ले लो, परदेसा ते चिट्ठी आई, मिस्र की तैयारी होगी, प्रेम कौर मैंने तेरे ओर की चिंता भारी होगी। अच्छा, अच्छा। कॉम्बैट के ऊपर, हाँ, कॉम्बैट सिचुएशन के ऊपर, मैं एक फौजी हूँ, मुझे पता है क्या क्या होता है। इससे बढ़िया गीत मैंने नहीं सुना है। जो ये मिस्र वाला आपको पूरा आता है ये? हाँ, आप थोड़ा बता देंगे? पूरा आता है मेरे को। क्योंकि ये अगर आप एक्चुअली ना, आप अगर युद्ध में नहीं गए हो तो आपको अंदाजा नहीं होता हाँ, कि हाँ। कैसा कैसा क्या क्या होता है। तो हो सकता है मुझको इसके सारे वर्डिंग नाम याद हों, लेकिन वो डिस्क्राइब करता है जब से वो ट्रेनिंग डिपो से निकलता है। हुँ, हुँ। तो अ, परदेसा ते चिट्ठी आई, मिस्र की तैयारी होगी, प्रेम कौर मैंने तेरे और की चिंता भारी होगी। हुँ, हुँ। सो ही सेज के मैं अब युद्ध में जा रहा हूँ। ठीक है। कोई ऑर्डर आया है, कोई लेटर आया है कि हमें मिस्र जाना है। हुँ, हुँ। और इजिप्ट मतलब हाँ। इजिप्ट को हाँ, हाँ। मिस्र कहते हैं ना। तो लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में जो चिंता है वो तुम्हारी है, मेरी नहीं। प्रेम कौर उसकी वाइफ का नाम है। हुँ, हुँ। अगली उसमें वो कहता है, डिपो ते निकल के हम स्टेशन ऊपर आगे, एक गोरा एक मैं मिली, दोनों हाथ मिला के। अच्छा। अब ये चीज फौज में एक आम प्रथा है कि जब वो रिक्रूट जा रहे होते हैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करके, तो हुँ, जो वहाँ का ट्रेनिंग सेंटर को जो कमांड कर रहे होते हैं, वो उनसे मिलने आते हैं। आमतौर पे उनकी पत्नी भी साथ आती है। वो उनको शाबाशी देते हैं आगे के लिए। वो कहते हैं कि अच्छा विशेज़ काम बेस्ट करना। विशेज़ एंड ऑल। हाँ, तो एक गोरा एक मैं मिली, दोनों हाथ मिला के, तो वो हुँ। उनके सेंटर के कमांडेंट और उनकी वाइफ आए हैं। हाँ। ट्रेन ने जब सीटी मारी, बालक थे घबरा गए। हुँ। इट्स अ फैक्ट। अब आप सोचिए, 17-18 साल की उम्र का बच्चा ही होता है। हुँ, हुँ। अब उसको नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे फ्यूचर में क्या है। तो ट्रेन चलने का मतलब एक तरह से आपका सब लिंक खत्म हो गए। हुँ, हुँ। अब आप चल पड़े हो, ड्राइविंग भी आपके हाथ में नहीं है, कोई और ही ड्राइव कर रहा है। तो चिंता होना स्वाभाविक है। बालक हुँ। थे घबरा गए। हुँ, हुँ। 18 दिन के जो जर्नी का पीरियड है वो 18 दिन है। तबीयत माड़ी होगी। अब एक्चुअली उस समय की ट्रेन में सफ़र करना 18 दिन में सच्ची-मुच्ची आदमी का हाँ, मतलब बड़ा परेशान हो फ्रस्ट्रेटिंग जाएगा। हाँ, हाँ, ऑब्वियसली। तो उसके बाद अब वो पहुँचते हैं इसी जगह पे, ल्या छोड़े जित मिलता मेल नहीं, तरह-तरह के लोग मिले पर मिलता मेल नहीं। और साथ में कहता है कि कोई गाड़ी भी नहीं दिखती दिखती वो नहीं। नहीं, उससे पहले वो जहाज़ का ज़िक्र करते हैं, समुद्री जहाज़ का अच्छा। ज़िक्र करता है कि एक तरफ घोड़ा पलटन, एक तरफ रिक्रूटा का गाँव, और ऊपर चढ़ के देखा तो ऊपर दिखा राम। सो अच्छा। हाँ, मतलब वो एक तरफ बारूद पेटी, हाँ। एक तरफ घोड़ा पलटन, एक तरफ रिक्रूटा का गाँव, ऊपर चढ़ के देखा तो ऊपर दिखा राम। सो ही इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि हाउ अ शिप इज़ लोडेड। एक्चुअली दिस इज़ हाउ द ट्रूप शिप्स वर लोडेड। मतलब जो ट्रूप शिप होता है जिसमें फौज हुँ, हुँ। यात्रा कर, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। हुँ, हुँ। उस समय में कहीं पे घोड़े बंधे हुए हैं, कहीं पे बारूद रखा हुआ है, कहीं पे जो लोग हैं उन वो लेटे हुए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और तो और उसके बाद अगली पंक्ति में कहता है, इसी जगह अल्लाह छोड़े जित मिलता मेल नहीं, तरह तरह के लोग मिलने पर कोई मेल। तो एक्चुअली ऐसा होता है जब फौज इकट्ठी होती है एक जगह पे, बहुत सारे लोग बहुत सारे इलाकों से आते हैं, भाषा आपस में नहीं मिलती होती, अपनी अपनी यूनिट में उनको अपना अपना काम करना है। और फिर जब वो एक्चुअल युद्ध का जिक्र करता है, तो वो कहता है, मेजर ने जब सीटी मारी तो मोर्चा में बढ़ गए, दम दम होती आई, दुश्मन आगे अड़ गए। तो एक्चुअली ऐसे होता है कि भाई जो जैसे ही आपको जो अफसर है उसको अंदाजा होता है या उसको खबर मिलती है कि दुश्मन आ रहा है,
तो वो इशारा करता है, जो विसल से भी हो सकता है कि वो उसने सीटी मारी, तो हम तो बताया जाता है भी जैसे ही ये इशारा होएगा आपको अपनी अपनी पोजीशन में पहुंच जाना है। तो हम्म, कहता है मोर्चा में पड़ गए, दम 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 होती आई। मतलब जो आर्टिलरी का फायर होता है हम्म, वो ऐसे ही आता है आपके, तुम हो सकता है पहला गोला थोड़ा दूर पड़ा हो, हम्म। दूसरा फिर उसने और ठीक करके फायर किया, हाँ, तीसरा। टैंक्स एंड ऑल, हाँ। तो वो तो दम 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 होती आई हम्म, दुश्मन के आगे। और उसके बाद भाई जो उनका असली हमला आया वो आया, तो दुश्मन के आगे लड़ के और फिर वो कहता है कि फौज की नौकरी छोरों को हंसी खेल नहीं, 3.5 हाथ की काया थी वह भी सरकारी होगी। अच्छा। सो मतलब एक्चुअली दिस इज ट्रू। आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपको आदेश मानना पड़ेगा। हाँ। आप आदेश नहीं मानोगे तो कोर्ट मार्शल होएगा। हम्म, तो फौज में आके देख लियो जिसने देखी जेल नहीं। हम्म। फौज की नौकरी छोड़ो कोई हंसी खेल नहीं, 3.5 हाथ की काया थी वह भी सरकारी होगी। हम्म, मतलब एक्चुअली मेरे शरीर के ऊपर भी कब्जा नहीं है, मैं नहीं हम्म, हूँ इसका इंचार्ज। हम्म, ये भी हम्म, तो इट्स अ वंडरफुल गीत ऑन हम्म, एक्सपीरियंस ऑफ अ सोल्जर। हम्म, हम्म, या फिर आप और भी देख लो, एक और गीत है जैसे शादियों के टाइम पे गाया जाता है, बाजा है नगाड़ा रंजीत का म्हारे ब्याह होना है, अपनी बहन ने छोड़ के म्हारे ब्याह होना है। अब कोई सुन रहा होगा इसको जिसको इसका मतलब नहीं पता, वो कहेगा यार बड़े अ, असभ्य लोग हैं, हाँ। अपनी बहन से शादी कर रहा था। एक्चुअली ये जो गीत है ये प्रथम महायुद्ध के समय का है। क्या हुआ था, जिस समय युद्ध चला लगभग 4 साल, उस समय छुट्टी बंद हो गई थी। हम्म, मतलब फौज में जो थे उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, युद्ध करने में जाना है उनको, घर के सारे काम रुक गए। हम्म, अब जब वो छुट्टी खत्म हुई तो घर के काम शुरू हुए, हम्म, शादियां भी करनी है। तो भाई शादी करनी है तो वो एक इम्पॉर्टेंट काम है। अब किसी घर में अगर लड़का और लड़की दोनों शादी के लायक हैं तो ये एक आम वो समझ है कि भी पहले लड़की की करो। हम्म, खास तौर पे हरियाणा में ये है कि भी पहले लड़की की करो। हम्म, यहाँ पे क्या हो रहा है, गीत, अब आप इस गीत को सुनिए कि बाजा है नगाड़ा रंजीत का, हाँ हमारा ब्याह होना है, हम्म, लड़ाई खत्म हो गई, विजय प्राप्त हो गई, घर वापस आ गए, तो हमारे शादी करने आए। लेकिन खास बात यह है अपनी बहन ने छोड़कर हमारे ब्याह होना है, मीन्स कि इनकी खुद की बहन जो है वो शादी के लायक है। लेकिन पहले ये लड़के की शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी लड़की बहुत लायक है। अच्छा। अच्छा। तो ये बात जो है, जो आप उसके संदर्भ को नहीं समझोगे हम्म, तो आप इस गीत को नहीं समझ सकते। ओके। इसके अलावा जैसे फ्रांस में भी गए थे, चिलम ब्रेक होता था। चिलम ब्रेक क्या होता था उस वक्त? स्मोकिंग। अच्छा, वो चिलम पीने के लिए। और उस वक्त हथियार वगैरह कैसे होते थे? एनफील्ड राइफल होती थी कुछ? हाँ, 303 वो अभी क्या, सन 62 तक रही है। कुछ लंबी चौड़ी होती थी, क्या था उसका नहीं सीन? नहीं, इट वाज थोड़ी हैवियर थी, आज वाली राइफलों से हैवी थी। अच्छा। तो कहाँ कहाँ, इटली, फ्रांस और इजिप्ट और यहाँ रहे? और सेकंड वर्ल्ड वॉर में गए उन लोगों के बारे में कितने लोग गए होंगे जो हरियाणा से? हरियाणा से बहुत गए। पहले महायुद्ध में गए लगभग 70,000, दूसरे महायुद्ध में लगभग 1,20,000। और उस वक्त कितनी पॉपुलेशन थी हरियाणा की? आई मीन ये इस वाले पहले महायुद्ध महायुद्ध की। के समय में आपके जो थे पॉपुलेशन लगभग 40 से 42 लाख। ईस्टर्न पंजाब की। हाँ, जो अंबाला डिवीजन जिसको कहते हैं, और ये हम्म, जो फुल्कियां स्टेटों के हिस्से जो थे, बावल, ओके। नारनौल, जदरी। तो इससे जब वो वहां से आए यहाँ पर, तो वो जो कल्चरल एक्सचेंज था उनका, उसका क्या प्रभाव पड़ा यहाँ पे आने के बाद? आपका सारा प्रभाव आप ये देखिए, जो स्कूल और हम्म, कॉलेजेस, जो स्कूल उस समय, तो पहले तो उन्होंने स्कूल शुरू किए। अ, आप कभी जाट कॉलेज, जाट स्कूल झज्जर में जाके, सॉरी रोहतक में जाइए, हाँ। आपको पत्थर लगे हुए मिलेंगे। अब तो शायद उन्होंने वो स्कूल की जो बिल्डिंग तोड़ी है उनको उठा के अपने संग्रहालय में रख लिया है। हम्म,
यूनिटों के नाम उस पे लिखे हुए मिलेंगे कि ये उनसे दिया हुआ चंदा इतना, उनसे दिया हुआ चंदा इतना। एक आप यूं मानिए कि एक सामाजिक परिवर्तन की लहर थी, जिसका आज के समय में अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये गरीब घरों के बच्चे, हुँ, हुँ। अनपढ़ बच्चे हुँ, हुँ, हुँ। फौज में गए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। 7 रुपए के आसपास बेसिक पे थी, कुल मिला के 15 एक रुपए महीने की पे। हुँ, हुँ, हुँ। उसमें से ये लगभग 1 रुपया 2 रुपया हर महीने अच्छा। इन संस्थाओं को बनाने के लिए दे रहे हैं। अच्छा, ये फ़र्क पड़ा उन्होंने जब बाहर गए, वो देखा कि स्कूल कॉलेजेस बहुत आप इम्पोर्टेंट है और प्रायोरिटी है। उस समय के चिट्ठियां पढ़ के देखिए, इन्होंने जो अपने घरों में लिखते हैं। अ, इस बार मैं वो फेस्टिवल में कराना चाहता था उन चिट्ठियों के ऊपर एक सेशन, लेकिन वो नहीं हो पाया समय की कमी के कारण। तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, वो कैसे उस जगह को देख के वहाँ की चीज़ों को अपने यहाँ से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि हमें ये बदलाव लाना चाहिए। जैसे 1-2 चिट्ठी को बताइए आप कि क्या लिखा था? जैसे एक है इसके विमेन की पोजीशन पे, हुँ, हुँ। ही सेज कि यहाँ पे दे हैव अ बेटर पोजीशन एंड आई थिंक वी शुड आल्सो लुक एट दैट। दूसरा ये एजुकेशन का था, जैसे कि दुनिया जो है उसके दरवाजे शिक्षा से ही खुलते हैं, वो है। एक तो बड़ा जिसका वेदों से संबंध है, मतलब उस व्यक्ति का ज्ञान, उस अनपढ़ व्यक्ति का ज्ञान हुँ, हुँ। अ, आपको अचंभा में डाल देगा। अ, कि वो अपनी पत्नी को स्वतंत्रता दे रहा है कि मुझे 3 साल घर आए हो गए हैं और मैं नहीं जानता कि मैं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। तो मेरी तरफ से वो स्वतंत्र है अपना जीवन जैसे भी वो आगे चलाना चाहे चलाने के। अच्छा, ये इतना यस, ज़्यादा प्रभाव पड़ा उन पर। यस। इतना इतना वो जब वो उस टाइम मास्टर बलदेव सिंह होते थे, इसके जाट स्कूल के हेडमास्टर, उनके साथ उनका पत्र व्यवहार आप पढ़िए। वो यूनिट वाइज चिट्ठियां लिख रहे हैं उनको, उनको सर छोटराम को अच्छा। चिट्ठी लिख रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं कि हमें शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, नारी सशक्तिकरण पे ध्यान देना चाहिए। सुपर। उनमें से गए थे, उनमें से लौटे कितने? मरे काफी, लेकिन काफी लौटे। अच्छा, ऑलमोस्ट। अच्छा, एक ये सॉल्ट एंड ओपियम स्मगलिंग होती थी हरियाणा में। इसको लेकर काफ़ी लॉज़ भी बने थे। कुछ बाढ़ टाइप भी आप बता रहे थे कि कुछ बनाई गई थी बीच हरियाणा। क्या था वो सीन? सी, बता दो जितना हाँ। नमक जो है वो किसी भी राज व्यवस्था के लिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, हुँ, वो है कि नमक आपके खाने का ऐसा इंटीग्रल पार्ट है हुँ, हुँ, कि उसके बगैर खाने की आप इमेजिन नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, तो अगर आप टैक्स करोगे नमक को, तो आपको अच्छी इनकम होना गारंटेड है, हुँ, क्योंकि सब खाएंगे हुँ, और खरीदेंगे तो आपको टैक्स मिलेगा। हुँ, हुँ, तो ये जो नमक पे जो टैक्स है, ये बहुत पुराने समय से है। हुँ, हुँ, ये कोई अंग्रेजों ने नया शुरू नहीं किया। उन्होंने शुरू क्या किया, जैसे टिमरिद जो शासन था, उसके अंदर टैक्स बचाने के काफी संभावनाएं थी। हुँ, लोकल लेवल पे बहुत करप्शन था। हुँ, तो आम तौर पे टैक्स बचा लिया जाता था और वो नमक जो था वो ठीक से रेट पे मिल जाता था। हुँ, तो जब अंग्रेजों को दीवानी मिली बंगाल, बिहार की, तो लगभग 4.5 1 लाख रुपए की उनकी साल की इनकम थी। हुँ, हेस्टिंग्स आता है सन 1772 में गवर्नर जनरल बन के, और उसका एक ही आदेश उसको मिला था लंदन से कि भाई ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय कर्ज में डूबी हुई है, ये कर्ज खत्म कराना है, तुम वहां से अच्छा, कमाओ। तो उसने ये लो हैंगिंग फ्रूट देखा
कि सिर्फ 4.5 लाख, इतनी बड़ी जनसंख्या, सारे नमक खा रहे हैं, और तो उसने इसको कंट्रोल करना शुरू किया हम्म और इसके उनको फल भी मिले। सन 82 तक वो इनकम बढ़ के लगभग 30 लाख हो गई और कुछ ही समय में वो 65 लाख पहुंच गई। लेकिन कंट्रोल करना भी मुश्किल होता जा रहा, और क्योंकि उनका राज भी बढ़ता जा रहा है इस दौरान। हम्म भाई 1803 में वो हरियाणा में भी आ गए, तो उन्होंने एक फिर नई व्यवस्था शुरू की कि जो वो एरिया जहां से नमक आता है और वो एरिया जहां पे उनका शासन है अंग्रेजों का, उसके बीच में एक बाउंड्री बना दो, अच्छा। एक दीवार बना दो, ताकि वहां से जो क्रॉस हो वो सिर्फ दी हुई जगहों से ही क्रॉस हो, और वहां पे जो क्रॉस होएगा उस पे हम टैक्स लगा देंगे। हम्म ये उनका मोटे तौर पे विचार था। तो अब उन्होंने चाइना की दीवार की बजाय एक भारत की बाड़ बनाई, ग्रेट हेज ऑफ इंडिया, जो जब वो अपने प्राइम में थी तो वो कांटेदार झाड़ियों की बनी हुई दीवार थी, 10 फुट ऊंची, 6 फुट चौड़ी, और 2500 मील लंबी। 2500 मील लंबी। तारबेला नाम की जगह है अटक के पास, इंडस सिंधु नदी के किनारे पे, वहां से शुरू होती थी। औरंगाबाद शहर है साउथ में, वहां पे महानदी बहती है, हम्म उसके किनारे पे जाके खत्म होती। ओ 2504 मील, अगर आप सही फीते से नापो तो 2504 मील की उसकी लंबाई थी। हम्म उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए 1727 चौकियां थी। दूसरे शब्दों में, ऑन एवरेज लगभग 1.5 मील पे एक चौकी थी। हर चौकी पे 5 आदमी रहते थे। दो चौकियों को मिला के एक सेक्शन बनता था, जिसका इंचार्ज एक जमादार होता था, जिसका नाम जमादार मतलब पदवी जमादार थी। इनको पीएन कहते थे, जो हम्म वहाँ पे जो गार्ड का काम करते थे। और इनके ऊपर फिर बीट, हम्म तो कुल मिला के ये जो पूरे के पूरा था, ये 120 बीट में, 110 बीट में बटा हुआ था। तो यूं मान लो कि बीट लगभग 100 सवा 100 आदमियों, उसके ऊपर एक कस्टम लाइन ऑफिसर होता था, उसके नीचे उसका जो असिस्टेंट होता था, उसको असिस्टेंट पेट्रोल भी कहते थे आम भाषा में। 1857 में आपको एक मोहम्मद अजीम का नाम पता लगेगा, हांसी हिसार में एक्टिव जो था। मौलवी रजा, इस नाम से, जिन कमरुद्दीन और ये सब थे जिन्होंने हाँ, हिसार रेवोल्यूशन वो स्टार्ट किया था। असिस्टेंट पेट्रोल ही था वहाँ हम्म पे, हांसी के पास वो हम्म असिस्टेंट था इस कस्टम डिपार्टमेंट में। तो अब ये थी, उन्होंने एक व्यवस्था खड़ी की। हरियाणा, हरियाणा जो था वो पहला एरिया था जिसके अंदर उन्होंने ये बाड़ खड़ी की। आप इसका हरियाणा में विस्तार देखो तो ये होडल के पास से शुरू होती थी। हम्म। एक इसका असर प्रभाव क्या पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा फिर इसकी वजह से सॉल्ट का? मेन प्रभाव ये था कि भाई आपका सॉल्ट का प्राइस बढ़ गया, हम्म जो इसको पैदा करने में लगभग 1 रुपए से कम, यानी 8 आने से लेके और 12 आने तक का पैदा करने में खर्चा आता था, हम्म। उसके ऊपर उन्होंने 3.25 रुपए का तो टैक्स लगा दिया। अच्छा। तो वो अब बिक रहा है 4 रुपए मन। हम्म। आप अगर एक घर की मतलब घर और उसके जानवरों को भी नमक डाला जाता है, कुल मिला के अगर आप जरूरत देखोगे तो लगभग 2 मन की जरूरत है साल में। अब 2 मन 8 रुपए का हो गया। हम्म एक परिवार की उन दिनों में इनकम होती थी 2 रुपए। हम्म। आप देख लो आपकी साल की कितनी इनकम उधर चली गई। हाँ, उसका आधा भी कर दोगे तो भी आपकी 2 महीने की इनकम तो नमक ही खा गया साल की। तो इसका कुछ रिएक्शन हुआ नहीं, लोगों की तरफ से? इसके कारण कोई विद्रोह तो नहीं हुए, लेकिन इसके कारण स्मगलिंग वगैरह तो बहुत बढ़ी। हम्म। और लेकिन फिर भी पूरा नहीं होता था, क्योंकि स्मगलर भी लाके बेचेगा, हाँ तो खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए आपके हाँ, पास। तो और पैसा नहीं था, इसलिए नमक कम इस्तेमाल होता था, कम से कम इस्तेमाल होता था, उसके कारण बीमारियां होती थी। अगर आपके खाने में नमक नहीं होगा तो आपकी सेहत पे असर पड़ता है। हम्म
अ, आप गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते, आप बीमार ज़्यादा पड़ोगे। अब हरियाणा जैसी जगह में और आप गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो आप तो काम के लायक ही नहीं रहे, आप बाहर नहीं निकल सकते। महँगे अच्छा, पहले आपको बहुत मिलेंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये नमक ना होने का दुष्प्रभाव है। और ओपियम स्मगलिंग? ओपियम स्मगलिंग अपने यहाँ पे इतना बड़ा इश्यू नहीं था, अच्छा, पंजाब में फिर था। भी होती थी थोड़ी-सी क्योंकि जो राजस्थान के जो ट्रेड रूट पड़ता था उस साइड में। राजस्थान में तो ये एक सोशल कस्टम का हिस्सा है। हुँ, पंजाब में भी इसका खूब सेवन होता रहा है, हुँ, हुँ। अपने यहाँ पे नहीं था। अच्छा, डकैत्स होते थे क्या अपने यहाँ? डकैत्स होते थे, डकैत, डाकू लोग? नहीं, हमारे यहाँ पे वो प्रचलन होता था डार का। डार, व्हाट इज़ डार? मेव इकट्ठे होके अच्छा। और वही लूटने चले गए, डार उनकी डार गई। कई बार रांगड़ इकट्ठे हो जाते थे, कहीं पे राजपूत इकट्ठे हो जाते, कहीं जाट इकट्ठे हो जाते थे। अच्छा, वो तो स मतलब ऐसा नहीं था कि किसी एक का वर्चस्व था इस धंधे पे, हुँ, हुँ। जिसका मौका लगता था वो कर देता। आप सियाचिन में रहे, कैसी लाइफ़ थी वहाँ की? तब क्या कुछ कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ बताइए वहाँ की? सियाचिन सियाचिन में आप सबसे बड़ी लड़ाई आपकी नेचर के साथ है, और जब आप नेचर से लड़ रहे हो तो आखिर में आप हारोगे। क्या है कि सियाचिन में जो बेस हाइट, मतलब जहाँ बेस कैंप है वही 12,000 फीट पे है, जहाँ पे पोस्टें हैं वो 18,000 फीट पे है। अब जो साइंस है वो ये कहती है कि 18,000 फीट से ऊपर ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि या तो आप ऑक्सीजन का सिलेंडर रखिए अपने साथ, और अगर वो नहीं है तो फिर भगवान की मर्जी है आप कितने दिन जियोगे। अच्छा। हाँ, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने दम पे जी आया हूँ, आप हुँ, चांस है कि ठीक है आप चल गए। हुँ। तो सबसे बड़ा खतरा जो रहता है वो रहता है मौसम का और ऑल्टीट्यूड का, ओके, ओके। क्योंकि वेदर खराब हो जाता है, अचानक से वेदर खराब हो जाएगा, और रास्ते आने जाने के हैं ही नहीं क्योंकि ग्लेशियर है। तो आज आपने ये रास्ता अपनाया, हो सकता है कल वहाँ पे बर्फ के बीच में दरार फट गई तो वो रास्ता हुँ, बंद। हुँ, और उसके अलावा जिस वक़्त मैं सर्व कर रहा था उस समय जो युद्ध विराम था वो नहीं था। हुँ, हुँ। तो फायरिंग हमारे बीच में काफ़ी होती थी, दोनों के बीच में। हमले भी होते थे, तो वो भी चलता तो था। एक आध मारा आपने आदमी? वो दूसरों को मारा एक आध आदमी गोली-वोली से? देखो भाई, फ़ौज में गए हो, अब वही बात है, वो एक अपने पुराने पॉलिटिशियन थे, उनसे किसी ने पूछा कि चौधरी साहब आपका लड़का क्या करेगा? हाँ। कहता है मूसे का जन्म लिया है बिल्ले खोदेगा। तो व्हाट ही सेड कि भाई, if you have been born as a rat you are bound to dig holes, so if you are in फौज तो भाई मरना मारना तो चलेगा। तो इंडियन आर्मी की आपको स्ट्रेंथ क्या लगती है? आपका क्या ओपिनियन है? किसकी? इंडियन आर्मी की यूनिकनेस और स्ट्रेंथ? रेजिमेंटेशन। अच्छा, रेजिमेंटेशन। उसको अगर थोड़ा हम डिफाइन करें? रेजिमेंट आपका एक घर बन जाता है, आप का किसी भी ऑफिसर का, जवान का तो लगभग पूरी ही सर्विस यूनिट में बीतती है रेजिमेंट में। ऑफिसर के भी पहले 15-20 साल वहीं पे होते हैं, तो उसका प्रभाव आप पे पड़ता है। अब जैसे मैं डोगरा रेजिमेंट में रहा हूँ, तो मेरी बहुत सी आदतें भी डोगरा वाली हो गई हैं। हुँ, हुँ। फिर आप एक ऐतिहासिक तौर पे उससे जुड़ जाते हो। तो यूनिट की हिस्ट्री आपका इतिहास बन जाती है। ऐसे किस्से रहे हैं जब एक यूनिट एक हमले में कामयाब नहीं हुई, और उसके कलर्स भी फट गए। कलर्स पहले के ज़माने में वो ये दिखाने के लिए होते थे भी ये यूनिट यहाँ पे है, हुँ, हुँ। हर एक का। तो 20-25 साल के बाद वो दोबारा हमले में गई तो वो नए कलर नहीं लेके गई, वही उठा के लेके गई हुँ, हुँ। कि हमारे कलर पिछली बार वापस आ गए थे, इस बार वहाँ पहुँचना है। तो हुँ। ये जो होती है रेजिमेंटेशन, अच्छा, अच्छा। तो ये एक्चुअली वो मार्शल रेस के जो क्रिटिक है ना वो नहीं समझते। अंग्रेजों ने वो जो पुरानी परंपरा थी फौज में सर्विस करने की, उसको रेजिमेंटों में बदल दिया था। हुँ, हुँ। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। आप पुरानी रेजिमेंटों के नाम देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने एक तरह से जो यहाँ पे जो कम्युनिटीज, समूह या ग्रुप जो जाते थे फौज में, हुँ, हुँ। उनको
इकट्ठा किया और उनके नाम पे वो यूनिट बना दी। ये भी है। पर ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। कैसे? आजकल मैं जो बोल रहा हूँ अगला जो शब्द होंगे, आजकल जो लोग फ़ौज में जाते हैं पर्टिकुलरली जो लोअर सेक्शन में होते हैं, कांस्टेबल या उस टाइप्स जो हैं, तो उनको ये कहा जाता है कि भई फ़ौज अब सिर्फ़ कम पढ़े-लिखे लोगों का ठिकाना है, या वही लोग जाते हैं, या वो एरिया जैसे झज्जर में बहुत ज़्यादा फ़ौजी होते थे पहले, तो इसका मतलब ये होता था कि यहाँ पे बहुत कम पढ़ाई-लिखाई अभी कम है, क्योंकि ये एक सिंपल सा काम है, यहाँ ये जाके फ़ौज में खड़े ही हो सकते हैं, लड़ ही सकते हैं। तो जो अभी और सेक्शन है सोसाइटी के या और ज्योग्राफी है हरियाणा के अलावा, उनका भी योगदान फ़ौज में काफ़ी कम रहता है। तो इसका क्या वो है कि भाई एजुकेशन ज़्यादा होगी तो आप मतलब वहाँ पे नहीं जाएँगे और अलग तरीके से इन्वेंट करेंगे लड़ने के, या फिर जैसे और टैक्टिक्स वॉर टैक्टिक्स यूज़ करेंगे रादर देन गोइंग टू आर्मी एंड और बीइंग ए कांस्टेबल ये सारा। देखो भाई, जितना मुश्किल काम होगा उसको करने के लिए उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए। हुँ, और नेपोलियन ने कहा है कि मोटिवेशन 2 ही चीज़ों से आता है, फ़ियर और इंटरेस्ट। हुँ, कि या तो आपको डर है, हुँ, तो आप कुछ करोगे, हुँ, हुँ, मरने का डर है तो आप लड़ोगे, हुँ, या आपका इंटरेस्ट मतलब कमाना। अब कमाने की जिसको जितनी ज़रूरत होगी वो उतना ही उसी किस्म का काम पकड़ेगा, जिसको कम ज़रूरत है वो क्यों जाएगा हुँ, कठिन जगह में? हुँ, 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 जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो जाएगा। तो वहाँ तक तो ये बात सही है हुँ, हुँ, कि भई फ़ौज में वो जाएगा जिसकी माली हालत थोड़ी-सी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन साथ में ये भी एक सच्चाई है, ख़ास तौर पे इन कम्युनिटीज़ में जिनके ट्रेडिशनली फ़ौज में जाते रहे हैं, कि वहाँ से जो वेल ऑफ फैमिली है उनसे भी लोग जाते हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी, पर वो हाई पोस्ट पे होते हैं। ज़रूरी नहीं मेरे परदादा स्किनर्स हॉर्स में सवार थे, हुँ, मेरे दादा सवार थे और उनके बीच में अब आप देख लो 3 पीढ़ी हो गई, ये तीसरी पीढ़ी थे, जाते रहे। ज़मीन भी इतनी कम नहीं है हमारे, नहीं काम फिर भी चल आप जाएगा। कॉन्स्ट नहीं, नहीं वो मैं बता रहा हवलदार हूँ। वगैरह बन के तो नहीं गए ना, हाँ, आप हाँ, कर्नल के सवार रैंक थे, पे हैं ना? सवार ही कह रहा हूँ, हाँ, जवान तो हाँ। थे वो। तो उस वक़्त आपके परदादा के टाइम पे सवार होना भी एक बड़ी बात थी, जब लोगों के पास खाने के लिए रोटी भई नहीं वो थी। तो यस, वो बात मैं आपसे हाँ। सहमत हूँ कि भई अगर उसके पास और ऑप्शन है तो वो वहाँ नहीं जाएगा, वो तो मैं पहले ही कह रहा हूँ ना, हुँ, हुँ। फ़ियर एंड इंटरेस्ट। अच्छा रिटायरमेंट के बाद कितनी अलूफ़ लाइफ़ हो जाती है एक फ़ौजी की? थोड़ा कितनी? अलूफ़ लाइफ़ हो जाती है एक फ़ौजी की, रिटायरमेंट के बाद क्या ऐसा फ़ील होता है कि अब कहाँ आ गए, कहाँ से कहाँ आ गए, रेजिमेंट से य एकदम यस, सिविल यस। सोसाइटी में और आपका आपकी जीवन शैली अलग है, आपके सोचने का नज़रिया चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग हो जाता है। तो बाहर आके आप दोबारा देखिए, मैं यहाँ से ही गया था, मतलब मैं कॉलेज कर रहा था, वहाँ से आया, मैं गया, फ़ौज में रहा, लेकिन आखिरकार एक मेरा बहुत लंबा पीरियड वहाँ पे बीता है। तो मेरे जो यहाँ पे दोस्त हैं, वो भी उस पीरियड में अपने-अपने ज़िंदगी में ग्रो किए हैं। हुँ, हुँ। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, तो उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो अ, आउटलुक है, वो उससे इफ़ेक्ट हुई है। अब अगर उनमें से कोई ट्रांसपोर्टर बन गया, तो अब उसको उसका ज्ञान ज़्यादा है। हुँ, हुँ। उस किस्म के उसके दोस्त बन गए हैं। तो ऐसे ही फ़ौजियों के साथ है हमारे, अब आज के दिन मेरे ज़्यादा फ़ौजी दोस्त होंगे। हुँ, हुँ। मेरी जो आउटलुक है, वो हमारी बातें वो कॉमन होंगी। अभी भी अगर मेरे को कोई डोगरा रेजिमेंट का जवान भी मुझे फ़ोन कर लेगा, तो मेरे पास 100 बातें होंगी उससे करने के लिए, हुँ, हुँ। जिन्होंने मेरे साथ सर्विस किया है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये यस, है। हाँ, तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन ऑन अग्निवीर? भाई इसका विश्लेषण करेंगे 2027 में। स आगे जाके कि खराब कर दिया या सही मैं किया? मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। कुछ चीज़ों का असर दिखने में समय लगता है। हुँ, हुँ। आज के दिन इट इज़ ओपन। मैं भी जो जवाब दे रहा हूँ वो थ्योरेटिकल है। उसके सपोर्टर भी थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। जो कह रहे हैं ये बड़ी अच्छी स्कीम है, उनके पास कोई दिखाने का तजुर्बा नहीं है हुँ, हुँ। कि भई फलाने युद्ध में उन्होंने इतना अच्छा, अग्निवीर जैसे सैनिकों ने अच्छा काम किया था या ऐसा। मेरे पास भी कुछ दिखाने को नहीं है कि फलाने युद्ध में अग्निवीर के किस्म के सैनिकों ने कोई अच्छा काम नहीं किया था।
अब क्या है कि जो यूनिटें हैं, जैसे रेजिमेंटेशन है, जिसका मैंने बताया जो भारतीय सेना की स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर अग्निवीर स्कीम का बहुत गहरा असर पड़ेगा। एक अलग किस्म का रेजिमेंट खड़ा होएगा। जैसे जैसे अग्निवीरों की संख्या एक रेजिमेंट में बढ़ेगी, वो उस रेजिमेंट का माहौल बदली करेंगे। एक ह्यूमन साइकोलॉजी का ना एक बड़ा नियम है जो हमेशा लागू होता है। आप कहीं पे भी चले जाइए, जब एक ग्रुप की संख्या, और मान लो वो ग्रुप 1000 का है, जब उस ग्रुप में एक वर्ग की संख्या 65% या उससे ऊपर चली जाएगी, तो बाकी बचा हुआ 35% नकार है। ओके। उसका जो वैल्यू सिस्टम है, वो जो ये 65% है, ये निर्धारित करें। ये ठीक बात। तो ये इसलिए मैं 2027 कह रहा हूं कि उस समय जो अग्निवीर हैं उनकी संख्या यूनिटों में 65% के आसपास होगी। अच्छा, तब इसका हमें पता लगेगा कि ये क्या है। सही है या जो भी है। एक ओपिनियन ये भी है कि जब सभी देश अपने फुट सोल्जर्स हैं वो कम कर रहे हैं, जैसे लाइक 15 से लेके 18 के बीच में चाइना ने अपनी 30% फुट सोल्जर्स थे उनको कम कर लिए थे, और तरीके के जो वॉर और न्यू टैक्टिक्स हैं उनको अपनाया था रादर देन उनको फ्रंट पे खड़ा करने के। तो ये भी कहते हैं कि इस माहौल में, इस न्यू वर्ल्ड में आप टेक्नोलॉजी और इन सब के साथ ज़्यादा डिपेंडेंट होइए रादर देन ये सब भर्ती करने के। यस, टेक्नोलॉजी को तो आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, हुँ, हुँ। लेकिन बूट ऑन ग्राउंड को आप नहीं बदल सकते। दुनिया में आज तक मैंने ऐसी जगह नहीं देखी जहाँ पे आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन वो आपकी जगह है। वो आपकी जगह नहीं है, हुँ, हुँ। वो उसकी जगह है जो वहाँ है, जो वहाँ दिखता है खड़ा, जो सुबह शाम वहाँ पे अपना अधिकार दिखाता है और अपना हुक्म चलाता है। तो सैनिक की जरूरत तो आपको रहेगी। टेक्नोलॉजी एआई आ रही है, एआई का मुझे नहीं पता कितना वास्ट हुँ, हुँ। इम्पैक्ट हमारी लाइफ्स पे होने वाला है। हुँ, अ, लेकिन आप चाहे किसी का उदाहरण ले लो, अमेरिका का ले लो, चाइना का ले लो, अ, उनकी सेनाओं की संख्या जो है वो उनके थ्रेट परसेप्शन पे आधारित है कि वो अपने पर किसका खतरा महसूस करते हैं। अब आप चाइना को देखिए, रशिया के साथ उनका बहुत लंबा बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर, उनको कोई खतरा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। मंगोलिया दूसरा बड़ा लैंड बॉर्डर उनका मंगोलिया के साथ है, उसके साथ उनका कोई झगड़ा नहीं है। तीसरा लैंड बॉर्डर उनका नॉर्थ कोरिया के साथ है, नॉर्थ कोरिया से उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। नीचे आप आइए तो वियतनाम, लाओस, इनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं। हुँ, हुँ। बर्मा के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। और जो थोड़ा सा कश्मीर का टुकड़ा पाकिस्तान के कब्जे में है, वो उनके साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं। तो जहाँ तक लैंड बॉर्डर्स की बात है, लगभग 3200 किलोमीटर का भारत तिब्बत बॉर्डर जो है वही है जिस पे उनको प्रॉब्लम है। हुँ, वो एक ऐसा इलाका है जिसके अंदर लड़ाई बड़ी कठिन हालत में होनी है, तो वहाँ पे इतनी फौज के जितने आप लगा सकते हो उनके नंबर निर्धारित हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। वो कोई दिल्ली के पास ही लड़ाई नहीं हो रही कि आप चाहे कितने इलाकों को ले आओ, वहाँ पे कुछ हजार ही होंगे। तो उनका मेन खतरा जो बच गया वो है जापान और ताइवान के साथ जो उनका सी बॉर्डर है। हुँ। वहाँ पे भी अगर कभी युद्ध होगा, संभावना है तो बड़े यही। हॉस्टाइल हैं विच जापान, चाइना के सुनो ना, रिलेशन। हुँ, मेन पॉइंट सुनो। वहाँ पे संभावना ये है कि चाइना हमला करेगा, उधर से हमला आने की कोई संभावना नहीं है। हुँ, हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान से भी हमला आने की संभावना है, चाइना से भी संभावना है। तो आज के दिन जबकि चाइना पे हमला आने की कोई संभावना नहीं है, तब भी उनकी सैन्य शक्ति लगभग 18 से 20 लाख है। ठीक है। और हम कह रहे हैं कि ये यहाँ के 12-13 लाख ज्यादा है। नहीं, वो मैंने मेरे कहने का जो मतलब नहीं है नहीं, वो हाँ, आप हाँ। अकेले नहीं कह, आपने तो पढ़ा है या सुना है, उसके बेसिस पे आप कह रहे हो ना। तो मैं उन एक्सपर्ट्स की तरफ पॉइंट कर रहा हूँ कि वो लोग बातों को समझते नहीं है, वो थ्योरी में बात कर रहे हैं।
हवा में बात कर रहे हैं। हो सकता है ओपिनियन अगेन। नहीं, ये हाँ, हाँ, ये इनके तो ओपिनियन ये भी थे कि युद्ध हमेशा छोटे समय के लिए होगा। अब वो रशिया यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया कि सालों चलेंगे युद्ध तो। पर वो भी उसके पीछे भी एक पूरा का पूरा थॉट है। हाँ, ये नहीं है अगर आज रसिया चाहे यूक्रेन का युद्ध खत्म करने के लिए वो कर सकता है। पर उनके अपना फिर कुछ। उनके इंटरेस्ट तो जिस हाँ, चीज के लिए वो हाँ, लड़ रहा है वो जब तक उसको नहीं मिलेगी वो क्यों युद्ध खत्म करेगा? हाँ, वही एग्ज़ैक्टली। सो सर लास्ट में अब क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? कुछ रह गया, कुछ बच गया या कुछ चीज़ या कोई मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें? No, it's a very good effort. I'm happy you are doing it. I hope हुँ, हुँ। it proves successful. नहीं ये तो ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में। कुछ हरियाणा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हरियाणवी कल्चर के लिए कि हम उसको किस तरीके से प्रमोट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे? देखो, हरियाणा का एक ढंग से अच्छी बात कह लो, एक ढंग से कम हरियाणवी लैंग्वेज में कुछ बोल दीजिए। नहीं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे ना हमारी कल्चर को कभी स्टेट स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। हाँ। स्टेट स्पॉन्सरशिप बहुत ज़रूरी होती है। आप चाहे किसी को ले लो, आप सिख हिस्ट्री को ले लो, अगर महाराजा रंजीत सिंह और उनके बाद ये पटियाला वगैरह के राजा ना हुए होते तो उनके ऊपर इतना काम करने का नहीं होता। हुँ, हुँ। राजस्थान में कहीं पे भी ले लीजिए, सब जगह स्टेट स्पॉन्सरशिप होती है, यहाँ पे नहीं है, आज के दिन भी नहीं है। कोई हरियाणा के अंदर आपको स्टेट स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। आप सन 66 में हरियाणा बना था और आज हम 2023 में हैं। आप देख लीजिए कि कोई भी ऐसा सरकारी काम जैसे विरासत ए खालसा, गोल्डन टेम्पल कॉरिडोर हुँ, हुँ। और पंजाब वॉर मेमोरियल, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। अच्छा वो मतलब अवेयर नहीं है गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के बारे में। इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा इंटरेस्टेड नहीं है, लीस्ट इंटरेस्टेड या उस लीस्ट भी नहीं है? उसके कारण है, यू सी हमारे यहाँ पे क्या हो गया है कि क्योंकि हमारा इतिहास नहीं लिखा गया ढंग से, तो हमारे लोगों के पास वो भावना आ गई कि हरियाणा इज़ एग्रीकल्चर। तो जो हरियाणा के अंदर कम्युनिटीज़ थी, उन्होंने जो उनकी जो बाइंडिंग फ़ोर्स थी, जो विलेज का रिपब्लिक जिसको अंग्रेज़ कहते थे हुँ, विलेज रिपब्लिक, हुँ, हुँ, उसको डिस्कार्ड कर दिया इमेजिनरी डिविजन्स के लिए। हुँ। वो दूसरे भारत के बाकी ग्रुपों से अपने आप को जोड़ने लग गए और अपने यहाँ वाला जो ग्रुप था उसको छोड़ने लग गए। जो अच्छा, कल्चरल ग्रुपिंग थी उसको छोड़ के कास्ट या रिलीजियस ग्रुपिंग्स में वो बाहर जुड़ने लग गए। तो इसलिए पॉलिटिशियन के ऊपर, हरियाणा के पॉलिटिशियन पे ये प्रेशर ही नहीं है कि वो हरियाणा की कल्चर को प्रमोट कराए। अच्छा वो रिलीजियसली ज़्यादा एक्टिव है रादर देन नहीं, कल्चरली। मतलब वो अब उसको वोट बैंक बनाने का है, तो वोट बैंक जाति पे आधारित हो गया। वो जो कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी थी, जो 36 जात की आइडेंटिटी थी, वो उसके अंदर खत्म हो गई। हाँ, यू सी वो इररिलेवेंट हो गई, खत्म तो नहीं मैं कहूँगा, इररिलेवेंट हो गई क्योंकि उसके पॉलिटिशियन को उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हाँ ये भी है। बाकी आपने जैसे रिलीजन की बात करी, तो क्या मैं हरियाणा के लोग रिलीजियस थे पहले, अभी के मुकाबले में? अब या ज़्यादा है, अब मतलब ज़्यादा या यू सी हाँ, देयर आर 3 थिंग्स: धर्म, हुँ, आस्था, हुँ, अंधविश्वास। ये तीनों चीज़ें अलग-अलग हैं। धर्म कर्तव्य है, ये यहाँ पे था, हुँ, हमेशा से था। आस्था जो मतलब आप यूँ कहो रिलीजियस रिचुअलिज़्म, वो यहाँ नहीं था। यहाँ के जो मुसलमान था उसकी शादी में भी पंडित जी जाते थे और जो जैसे ये सैयद, गाँव में आपको आज भी प्रथा मिल जाएगी सैयदों पे दीवे जलाने की। हाँ, हाँ। मेरे हाँ, तो मैं तो सिंस ये जो चीज़ें हैं ये एक कॉमन रिलीजियस आइडेंटिटी अलग है। रिलीजियस आइडेंटिटी में एक हिंदू मस्जिद नहीं जाएगा, एक मुसलमान मंदिर नहीं जाएगा। हुँ, कल्चरल आइडेंटिटी में ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये उस एरिया की आइडेंटिटी है।
उस एरिया में जो कल्चर है उसकी आइडेंटिटी। अब आप निहाल दे का एक सॉन्ग होता था, आजकल तो वो होता ही नहीं है। निहाल दे क्या होता है? निहाल दे नाम की एक बड़ी सुंदर राजकुमारी हुई है जिसकी शादी, और उसके ऊपर ये एक लंबा सॉन्ग है, मतलब पूरी रात चलने वाला है। अच्छा, वो कुछ स्टोरी है, तो स्टोरी उसमें टेलिंग। एक जमजम का भी किस्सा उसमें जुड़ता है। अब शायद जात अक्सर जम भी सुना बता होगा, देगा। जम जम की जगह। तो हाँ। वो जो है उसमें एक खिज्र का जिक्र आता है, जो एक्चुअली इज अ फोकलोर ऑफ अरेबिया। हाँ, हेजर की रात है, ऐसे, हाँ। तो ये हाँ, जो हाँ। चीजें हैं ना, ये एक कॉमन कल्चरल आईडी का हिस्सा थी, जो अब क्योंकि हम दूसरे ग्रुपों में जुड़ने लग गए, हिंदू मुसलमान ग्रुप में जुड़ने लग गए, ब्राह्मण अहीर ग्रुप में जुड़ने लग गए, राजपूत जाट ग्रुप में जुड़ने लग गए, तो हमारी जो वो कल्चरल सिमिलैरिटीज थी उनके तो अब हम डिस्कार्ड कर रहे हैं ना। अब हम अपने आप को वहाँ के राजपूत, वहाँ के ब्राह्मण, वहाँ के यादव, वहाँ के हाँ। जाट से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो हमारे असर आ रहा है। दूसरी तरफ जो है, अब जैसे अगर आप राजस्थान को लो, तो कुछ ओवर आर्चिंग फिगर्स जैसे महाराणा प्रताप, उसको सबने अपना लिया। हम्म। यहाँ पे सर छोटूराम को भी लोगों ने अपना एक जाति विशेष का नेता बना दिया, जबकि उसने काम सब, उनके जो काम है वो सब हर एक पूरे गांव को उन्होंने अच्छे ढंग से प्रभावित किया। तो ये जो चीजें हैं ये स्टेट स्पॉन्सरशिप से आनी थी, लेकिन स्टेट स्पॉन्सरशिप हमें मिली नहीं, क्योंकि हमारे जो नेता वो या तो अनपढ़ हैं या अंधे हैं। अंधे वो हैं जो किसी जाति या धर्म के उसमें उनकी आंखें दूसरों के लिए नहीं खुलती। टिल डाउन है। और अनपढ़ वो हैं जो जेन्युइनली, जिनको जिंदगी में पता ही नहीं है, तो वो कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, ये है सीन कुल मिला के सारा। हाँ। हमें चाहिए छजुराम, 4-5। सेठ साधुराम। हम्म। अच्छा। क्योंकि स्टेट से आपको नहीं मिलेगा, आपको ढूंढने पड़ेंगे 4-5 छजुराम जो आपको। हाँ, ऑब्वियसली कला जो है वो तो धनाढ़ लोगों की वही रही है, कठपुतली तो अब अनीता धनाढ़ लोग अब ढूंढ ही विनीता रहे पंडिताई, इनको सहारे की जरूरत होती है। हैं। हाँ, मतलब। अनीता मतलब स्त्री। हाँ, हाँ। हो सकता है कुछ फेमिनिस्ट मेरी बात से सहमत ना हो। अच्छा, वनिता बेल। अच्छा, अच्छा। और हाँ, ये पंडिताई, तो बात में मैं ही एग्री नहीं कर पंडिताई रहा, मैं यानी मेरा विद्वानी। डिसएग्रीमेंट है इस बात से। और पंडिताई विद्वानी। हाँ, हाँ। तो विद्वानी के, आप किताब लिख के नहीं कमा सकते। किताब स्पॉन्सर होएगी तभी आपका पेट भरेगा एज ए लेखक। एज ए क्रिएटर मुझे ये बताओ, अगर प्रोड्यूसर ना हो तो कितने डायरेक्टर कामयाब होंगे? जी, ठीक बात है। हम तो खुद ढूँढते रहते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर बहुत जरूरी है। हाँ। दिस इज द लाइफ। तो इसी प्रोड्यूसर तरह मिलता है तभी हम फ़िल्म बनाते हैं। छजुराम बहुत जरूरी है। हाँ। सॉर्ट ऑफ उसमें भी अगर आप देखिए, एक हरियाणा के लोगों के साथ ये भी है कि आप जो लठमार कल्चर है या फिर एक ही कम्युनिटी को बढ़ा-चढ़ा के एक्ज़ैजरेट करके दिखाना रादर देन सभी को इंक्लूसिवनेस अभी जो खत्म हो रही है, इंक्लूसिविटी, तो वो बड़ी खतरनाक है। वही अब वही बात है जो आपने कही कि वोट बैंक अगेन, क्योंकि लोग इस हम वोट ही इस तरीके से देते हैं कि हमारे सामने वाला हमारी कास्ट और कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता है तो एक ठीक तो है। वोट बैंक पॉलिटिक्स, हुँ, और दूसरा पुअर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। हुँ, इतना मतलब, पहली बात तो हमारी बुक्स जो हैं वो इतनी डी इंटेलेक्चुअलाइज हो रखी हैं कि उनके अंदर ना चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के चक्कर में उनका सार ही खत्म कर दिया है। और पॉलिटिक्स तो है ही सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिक्स। एजुकेशन का स्टैंडर्ड, वो जो लॉजिक सिखाना था वो खत्म हो गया। लोगों को आप सामने पड़ी चीज़ नहीं दिखती कि भाई, एक वो एक और सॉन्ग है, हुँ, भाई दूर पड़ोसी नेड़े, वक्त पड़े पे यार हो से। हुँ, 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 सो इट इज एक सॉन्ग है जिसके अंदर वो मतलब एक हिंदू जाट है, उसको उसका पठान दोस्त बादशाह के यहाँ से बचा के लाता है, उसको सजा मिली हुई होती है, तो उसका परिवार कहता है कि ये बेकार आदमी है, हम नहीं इसको, इसके हमें कोई मतलब नहीं। तो वो उसको बचाया गया, तो उस टाइम वो फिर ये, तो ये बहुत सी चीजें गुम हो गई हैं।
भाई दूर पड़ोसी नेड़े वक्त पड़े पे यार उसे वक्त पड़े पे बात बदल जा मतलब का संसार हो से तो हाँ, चलो। Okay, sir, then thank you so much for having us here and thank you so much for your precious time. चलो भाई, ये देखना वीडियो हमारा सर के साथ जो था, इतनी सारी ज्ञान की बातें बताई सर ने। ओके, थैंक यू, बाय।